टेस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एक हमारा नॉर्मल बिहेवियर होता है, ये नेचर होता है हमारा कि कोई भी चीज़ अगर डेवलप हुई है तो जाके चेक करना ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, बस एक मिनट, बस 5 मिनट लगेगा एक फ़ोन में। देखो, जैसे अभी हमने आपको क्लियर किया कि आपका टेस्टिंग क्या होता है, एक नेचर होता है कि जाके टेस्ट करना, ठीक है। लेकिन टेस्ट क्या करते हैं आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट का? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग जिसे आप देख सकती हैं, ठीक है, जिसे आप टच कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिसे अगर हम दिख रहे हैं तो भी हम ऑब्जेक्ट हैं, जिस चीज़ों को आप सुन सकती हैं, देख सकती हैं, समझ सकती हैं, वो आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक टाइप होता है। जैसे सोचो कि जितनी भी आपकी मारुति की कंपनी की कार होगी, वो फिर क्या होगा, उनका एक पेरेंट होगा, एक क्लास होगा। ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, एक क्लास होता है और एक होता है लॉजिकल नेम। जैसे हम क्या है, एक ह्यूमन क्लास के एक संदीप है, मेरा नाम क्या है, संदीप, ये हमारा लॉजिकल नेम है। बट हम हमारे किसी एक ग्रुप का नेम होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन।
और जितने भी बंदे होंगे सभी की एक कॉमन क्लास होती है, और जितने भी टीवी होंगे सबकी एक कॉमन क्लास होती है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी क्लास भी होगी और इसका एक नेम भी होगा। नेम क्या है आपका, एक वीयू कंपनी का है, उनका भी एक सब है कि उनका मॉडल नंबर होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक ऑब्जेक्ट के पास दो ही चीज़ें होती हैं। पहले स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट इंट्रैक्शन किससे होता है हमारा यहाँ पे, क्लास के साथ, फिर उसके नेम के साथ। जैसे अगर आपको संदीप से मिलना था, अगर कोई भी बोला होता कि जाओ आपको उस क्लास में संदीप बैठे हैं, और कोई भी आपको बोलता कि ये डॉग संदीप है, तो तुरंत आप मना कर देते हैं कि हमको जिससे मिलना था वो ह्यूमन क्लास से इंटरेक्ट करता है, क्योंकि वो ह्यूमन क्लास था, ये डॉग नहीं है। यानी कि पहले ही आपके माइंड में क्या क्रैक किया कि वो ह्यूमन क्लास था, उसके बाद संदीप। वैसे अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आया। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, क्लास, और अब उसका नेम लॉजिकल। जैसे कोई भी अगर लैंग्वेज होता है आपका, तो हर एक लैंग्वेज में जैसे जावा होता है आपका, वहाँ पे क्या बनाई जाती है, क्लासेस। दूसरे इंटरफेस पे जब कॉल किया जाता है क्या बनाया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनका भी नेम होगा और उनका भी एक टाइप होगा। टाइप क्या है आपका, जैसे आपका ग्रुप का नेम, दैट इज अ क्लास नेम। और फिर अगर हम बात करें कि टेस्टिंग के बारे में, कि हमको नीड क्यों पड़ती है टेस्टिंग की। जैसे कोई भी कार डेवलप हुआ, तो डेवलप होते समय क्या कार पहले से ही आके रखा गया था। सबसे पहले उसके कई पार्ट आए होंगे। हर एक कंपनियां, कोई कंपनी साइलेंसर बना हो रहा होगा, कोई स्प्लिटर बना रहा होगा, कोई टायर बना रहा होगा, और सभी को इंटरेक्ट करके आपका, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद उनका क्या बनाया जाता है, डेवलप करने के बाद एक ऑब्जेक्ट, और वो बनता है किसी एक कंपनी का कार। हम लोग क्या करते हैं कि उसकी डिफरेंट फंक्शनलिटी को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये फंक्शनलिटी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। फंक्शनलिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप ऑटोमेशन में हो आप, तो एट्रीब्यूट्स या तो आप प्रॉपर्टी आप जानोगे। हमारे पास आई है, ईयर है, ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शनलिटी है, बट ये हमारी क्या है, अगर ऑटोमेशन के पर्पज से अगर हम बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टी है। और उसकी वैल्यू क्या, जैसे हमारे पास कलर है, कलर क्या है, हम ब्लैक है। हाइट क्या है हमारी, हाइट एक हमारी एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है 5 फुट 5 इंच, ठीक है। ये होते हैं आपकी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से ही एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो कार भी ऐसे बना आपका, और डिफरेंट फंक्शनलिटी जाके हमने चेक किया कि ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है, बस इतना ही। अब बात आती है कि हम आपको एक तरह से टेस्टिंग का लाइफ साइकिल हम बताएं। अगर हम मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन में डिफरेंस क्या है आपका, इसको लेकर हमारे बताने का तरीका कुछ अलग होगा। सिर्फ आपको समझना है कि प्रोसेस क्या होता है, क्या नीड होता है ऑटोमेशन का। जैसे सोचो कि हमारे यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इंटरेक्शन क्लाइंट से कौन करता है, सबसे पहले भी जिसका वर्क होता है कि आपका एक तरह से बिजनेस को लाना, ठीक है। जो भी अगर पहले वो इंटरेक्ट करेगा वो, तो जो भी रिक्वायरमेंट होगा पहले ऐसे ही कुछ लेता होगा, कहीं डॉक्यूमेंट करता होगा, फिर हेलो वो 3 ही बजे है। ठीक है। अब सोचो कि जब बीए लाता है तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन खुद करता है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं बीआरडी या एफआरडी बोलते हैं। एफआरडी मिलता होगा आप लोगों को कि जो अभी आपकी न्यू फंक्शनलिटी है, जैसे आपको पहली बार फंक्शनलिटी आती है एप्लीकेशन, तब पर भी हमको बीआरडी मिलती है, या तो बीच में भी नई फंक्शनलिटी जब ऐड होती है तो उसको भी हमको बीआरडी मिलती है, एफआरडी। जैसे कैसे मिलता होगा, कोई स्नैपशॉट मिलता होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलता होगा कि इस टाइप का हमारा होगा। एक तरह से हाई लेवल की टेस्टिंग हम वहाँ पे भी कर लेते हैं, टेस्ट केसेस राइट कर लेते हैं, राइट। और फिर अगर आपका बीआरडी हुआ तो इसके बिहाफ पे अब आपका वर्क क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट का, जो हमारे सीनियर होते हैं उनका वो लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि हमारे यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसका कैसे हमको वर्क करना है। दैट इज़ क्या है हमारा एसआरएस, ठीक है। वो जो भी हमारा बनाएंगे बीआरडी के बिहाफ पे वो हमारा बनता है एसआरएस, ठीक है। एसआरएस के बिहाफ पे हमारे पास क्या बनता है, टेस्ट प्लानर, ठीक है। टेस्ट प्लान के बिहाफ पे क्या होता है, टेस्ट केसेस राइट करना। वैसे वहाँ पे क्या होता होगा डेवलपमेंट साइड में, वहाँ पे भी टेस्ट प्लान होता है, वहाँ पे भी हम अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं लोग, और फिर वो डिजाइनिंग करते हैं, फिर वो डेवलपिंग करते हैं, फिर एप्लीकेशन आपकी बिल्ड होती है। ये आपका डेवलपमेंट साइड का है। हमारे यहाँ पे क्या होगा कि हमने टेस्ट प्लान बनाया एसआरएस के बिहाफ पे, फिर हमने टेस्ट केसेस राइट किए,
फिर हमारा वर्क क्या होगा कि आफ्टर 1 मंथ हमारे पास जब एप्लीकेशन आती है नेक्स्ट बिल्ड में, तो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि देखो, अगर हम फर्स्ट टाइम पे जा रहे हैं वहाँ पे, तो कई फंक्शनलिटी ऐसी होंगी जो हमारे एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर रही होंगी। जो हमारी टेस्ट केसेस होंगी उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर रहा होगा, या तो जो हमारे टेस्ट प्लान में होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं कर रहा होगा। तो फिर क्या है आपका, ये डिफेक्ट है हमारा, इसको हमने लॉक किया। हो सकता है नेक्स्ट रिलीज में या तो किसी दूसरे रिलीज में दो जैसे उसकी प्रायोरिटी होगी, ठीक है, वैसा उसका वो फिक्स होकर आपके पास आएगा। हेलो, हाँ हाँ मैं बोलिए। 3 बजे ही है, और आज की क्लास मिस मत करना। नहीं, आज के लिए 3 बजे है, कल सुबह रहेगी। हाँ ठीक है, आज कोडिंग तो नहीं है बट ये इम्पोर्टेंट रहेगा आज के लिए। देखो, जब हमारे पास डिफेक्ट वहाँ से हमारे पास क्या है फिक्स होके आया, तो हमारा वर्क क्या होता है कि रीटेस्टिंग करना कि वो डिफेक्ट जो फिक्स हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, हम एश्योर होते हैं। फिर हमारे पास जब वो होता है कि हाँ ये फिक्स हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद हमारा वर्क क्या होता है कि उसकी इम्पैक्ट एरिया में कि कहीं अगर ये फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है और जो पिछली फंक्शनलिटी सही से वर्क कर रही थी वो अब वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारी होती है रिग्रेशन। अब सोचो कि रिग्रेशन का मीनिंग क्या इतना ही है कि सिर्फ उसका जहाँ पे हम जानते हैं कि ये इसका फंक्शनल एरिया है, वहाँ पे जाके हमने टेस्ट कर लिया है। बट कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जो हम लोग हो सकता है मिस कर रहे हैं। ठीक है, हमको लगता है कि आपका यूजर हमने डाला, पासवर्ड डाला, साइन इन पे क्लिक किया, उसका होम पेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट हो सकता है कहीं और भी पड़ता हो कि अगर आपका साइन इन पे क्लिक करने वाला बटन अब वर्क कर रहा है कि क्लिकेबल है और यूजर और पासवर्ड की रिगार्डिंग होम पेज ओपन कर देगा। हो सकता है कि हम क्लिक करें और कुछ और भी पेज ओपन हो जाए, होम पेज की बजाय दूसरा पेज ओपन हो जाए। देखो, कुछ भी हो हमारा मतलब कि अगर हम सोचो यूजर और पासवर्ड के रिगार्डिंग हम लोग का टेस्ट करना इतना ही होता है कि जाके होम पेज पे चेक करना कि इसके यूजर और पासवर्ड के रिगार्डिंग ही होम पेज आया है या दूसरा आया है। हो सकता है हम दूसरे मॉड्यूल पे क्लिक करें तो वहाँ पे दूसरा पेज को स्टोर किए हो, कंटेंट किए हो, तो ये गलत है फिर। यानी कि इसीलिए हमको नीड होती है कि होल रिग्रेशन करना, जिसको होता है कि आपका फाइनल आपका मंथ एंड में हमको करना होता है कि आपकी पिछली फंक्शनलिटी जो वर्क कर रही थी अब वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। दैट इज ए रिग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं होल। हम लोग बोलते हैं कि आपका एग्जीक्यूशन हमने लगा दिया है फॉर द रिग्रेशन पर्पस। ठीक है, और यहाँ पे देखो रिग्रेशन के पर्पस से कुछ ऐसे भी वर्क होते हैं कि जब आपको ऐसे देखो कंपनी में जब आपको टेस्ट केसेस मिलते हैं रिग्रेशन बनाने के लिए, आपने टेस्ट केस राइट किया है, आपके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करेंगे। ठीक है, बट कभी कभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट ऐसी भी होती है कि खुद से वो अपना टेस्ट केस का नेम लिखेंगे कि हमको ये कवर करना है। तब फिर क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमारे यहाँ पे हुआ है, हम लोग क्या करेंगे तब फिर मैनुअल टेस्ट जो मैनुअल टेस्टर हैं उनसे हमने बात की कि ये टेस्ट केस जो हमने क्लाइंट दिया है वो किससे किससे मैप करना है। तो लोग मैप करके बताएंगे कि ये टेस्ट केस जो उन्होंने बताया है ये इससे आपका रिलेशन रखता है। तो फिर हम लोग उसकी जो जो फंक्शनलिटी होगी उसको हम कवर करेंगे इसमें, जबकि उसकी कोई भी टेस्ट केस राइट नहीं हुआ होगा। ऐसे भी होते हैं। वैसे हम लोग का मेन क्या होता है, पर जितने आपके देखो लोग तो इतना ही जानते हैं कि जो आपके टेस्ट केस हैं उसी को हम लोग ऑटोमेट करेंगे। अच्छा, आपका जो प्रोजेक्ट है कब से चल रहा है? 3 साल। तो लगभग कितने आपके मॉड्यूल होंगे इसमें? 5-6। और एक मॉड्यूल के अंदर मतलब टोटल मान लो आपको कितने टेस्ट केसेस राइट हुए होंगे? 200। मान लो कि अगर नॉर्मली अगर एक एवरेज में हम बात करें तो 2000 और 3000 से ज़्यादा भी टेस्ट केसेस हो सकते हैं, यहाँ तक कि 5000 भी होते हैं। एक हमारे यहाँ पे बंदा था
प्रोजेक्ट का नेम तो नहीं पता है, लेकिन उसके यहाँ पे 4 लाख टेस्ट केसेस हो गए थे। लगभग 15 साल से वो एप्लीकेशन रनिंग है वो प्रोजेक्ट। बट एक एवरेज में अगर हम बात करें तो 3 से 4 हज़ार आपके पास टेस्ट केसेस हो सकते हैं। अगर सपोज दैट 2,000 आप मानो, ठीक है, तो एक टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लेंगे आप? भाई रिग्रेशन करने के लिए आपको बोला जाता होगा कि जाके इतने टेस्ट केस को आप एग्जीक्यूट करो आप, तो कितना टाइम लेती होगी एक टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में? 10 मिनट्स। अराउंड 10 मिनट्स मान लो, एवरेज पकड़ो आप। अगर आपके पास 2,000 हैं तो आपको कितना टाइम कंज्यूम किया? 400 आवर्स अराउंड। और यही आवर्स में कन्वर्ट करो तो डेज में, तो 15 डेज। यानी कि कुछ भी नया वर्क आप नहीं कर पाए हैं, ओनली रिग्रेशन ही करती रह गई। या तो देखो, अगर आपका 4,000 और 5,000 रहा होता तो आप अकेले पूरा होल मंथ इन्वॉल्व रहती ओनली रिग्रेशन में, कुछ नया वर्क ना करती, फिर उससे नई साइकिल आ जाता आपके पास, ठीक है। और अगर करने के लिए तो आप ऐसे भी कर सकती हैं, जैसे कि एक बार क्या हुआ कि हमारे लीड ने बोला कि हमको मैनुअल टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने थे, लगभग थे 100 से 150 थे। उन्होंने हमको एक दिन का टाइम दिया क्योंकि हम एप्लीकेशन से फैमिलियर थे, तो हम रैंडमली वर्क करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि जाके चेक कर लेना और आपका आज मेरी मीटिंग है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 3-4 बजे तक उनकी मीटिंग थी, 5 बजे तक। फिर हम अब ऑटोमेशन में थे तो हमारा कुछ प्रॉब्लम था, हम देख नहीं पाए। फिर हमें याद आया कि लंच के बाद कि अभी उनकी मीटिंग है, अभी हमने एग्जीक्यूशन नहीं किया है। तो हमने क्या किया, उठाया पूरा टेस्ट केसेस को और वाई मार करके रख दिया। हमको पता था कि अभी वर्क कर रहा है यहाँ पे। बट अभी भी देखो, यहाँ पे आपने गलती के चांसेस को रख दिया है। आपको कहीं पे भी आपका डिफेक्ट आ सकता है, आप श्योर नहीं हो आप, क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया है। एक मैनुअल टेस्टर थे, आपके पास टाइम नहीं था, आपने कुछ भी किया। एक ह्यूमन का नेचर होता है। सोचो कि आपने जब 15 दिन लग रहा था, मान लिया आपको 15 दिन टाइम दे ही दिया जाए, या तो सपोज दैट रिग्रेशन के पर्पज से न्यू रिसोर्स हायर कर लिए जाए, तो क्या ये सही अप्रोच है? अगर हायर कर भी लिया जाता है सपोज दैट, तो वो वर्क क्या करेगा आपका? एक मैनुअल टेस्टर क्या करता है आपका कि चलो यार ये सही है, चलो उसको छोड़ो आप, क्योंकि वो रिटेंडेंसी कभी भी लाइक नहीं करता है, ठीक है। और लेकिन इन्हीं के लिए अगर आपका कोड किया गया होता, तो सिर्फ रिग्रेशन के पर्पज से कोड किया गया होता, तो क्या ये सोचता कि चलो हमारा मन नहीं कर रहा है, हम इसको रन नहीं करेंगे? कोड तो ये नहीं सोचता ना, जितने लाने के लिए आपने कोड किया, स्क्रिप्टिंग किया, वो उतना तो रन होगा ही होगा। ये था ऑटोमेशन का बेनिफिट। मतलब आपने एग्जीक्यूशन पे लगाया तो एक भी एरिया पर जितना भी आपने कोड किया उतना तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन जो ह्यूमन होता है उसका नेचर होता है कि वो रिटेंडेंसी लाइक नहीं करता है। वो करेगा भाई तो चलो यार सही है, और करेगा कितना मन से करेगा, वो 10-20 मन से करेगा, इसके बाद छोड़ देगा। वो हम ही खुद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन का इतना ही बेनिफिट नहीं था। अब सोचो कि हर एक महीने आपको रिग्रेशन सूट भेजना है, तो फिर क्या हुआ आपका कि आप कोडिंग करने के लिए 5 से 6 महीने आपने स्क्रिप्टिंग में लगाती हैं इतना, लेकिन इसका बेनिफिट क्या हो रहा है आपको? इन फ्यूचर मिल रहा है। जब भी आपको लगाना हुआ आपने रन किया रात को और सुबह तक आपको पूरा रिजल्ट मिल गया। आपने यहाँ पे क्या क्या सेव किया? आपने पहला तो अपने टाइम को सेव किया, और टाइम को भी सेव किया, और दूसरा क्या सेव किया आपने? रिसोर्स। तो इसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है? आपके कास्ट पे। यानी कि आपने टाइम भी सेव किया, आपने रिसोर्स भी सेव किया, आपने कास्ट भी सेव किया। दैट इज ऑटोमेशन। इसलिए हम ऑटोमेशन की हमको नीड पड़ती है। और वैसे भी अगर हम रियल टाइम पे अगर हम बात करें तो अभी हमको फ्रीलांसिंग में एक वर्क मिला था, ठीक है। वहाँ पे ये वर्क मिला कि एक हम ऑटोमेशन का आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे पास उसके पास लगभग 30,000 एक्सेल शीट थे, वर्कबुक थे, ठीक है। उसका ये वर्क था कि हर एक वर्कबुक के अंदर पहली सीट में किसी में 2 रोज में, किसी एक 3 रोज में, और 2 ही कॉलम में डेटा पड़ा हुआ है। 2 कॉलम होंगे ये फिक्स है, और 2 रो या 3 रो या 4 रो या 5 रो ऐसे डेटा है, और उसको किसी एक वर्कबुक के अंदर रखना है। आप जानते हैं कि एक सीट के अंदर कितने रोज होती हैं? 10,48,000 होते हैं, ठीक है। तो हमारे 30,000 का डेटा आ जाएगा। तो फिर उसका ये रिक्वायरमेंट था। अब सोचो अगर हमारे 30,000 वर्कबुक को
ओपन करो आप, डेटा कॉपी करो, किसी एक में पेस्ट करो आप। ये मैनुअली अगर आप फॉलो करते हैं आप, या तो 2 4 10 को हम लगा लें, ठीक है, तब पर भी हमने रिसोर्स को हायर किया, या तो हम अकेले भी करें तो कम से कम 1 महीने लग जाएंगे 30,000 वर्कबुक को ओपन करने में, ठीक है। जबकि यही ये हम सिनेरियो करवाएंगे आप लोगों से, डेटा टेबल मेथड्स में भी करवाएंगे हम, एक्सेल ऑटोमेशन होता है वहाँ पे भी हम करवाएंगे हम। जैसे पैरामीटराइजेशन के बाद डेटा टेबल मेथड्स होते हैं, डेटा टेबल मेथड्स के बाद हमारा होता है विद द सिनेरियो। और वहाँ डेटा टेबल को लेकर जितना भी आप सोच सकती हैं कि हमारे माइंड में ये चल रहा है कि ये कैसे करेंगे, डेटा हमको यहाँ से वहाँ करना है, कुछ भी आपको सोचो। बट एक बात सोचना है यहाँ पे कि कोई भी सिनेरियो हो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए कि आप मैन्युअली उसको कर सकती हैं तो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। विदाउट लॉजिक का कोई भी आपका सिनेरियो नहीं होता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि किसी भी एक स्ट्रिंग के अंदर वावल सर्च करो, किसी भी एक स्ट्रिंग का हर एक वर्ड, ईच वर्ड फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैप्स, तो ये लॉजिकल है कि नहीं कि हम हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैप्स कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली कैसे करोगे आप? तो ये सब हर एक के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए कि मैनुअली ऐसे कर सकते हैं। बस मैनुअली सोचने का मतलब ये नहीं है, जो आप सोच सकती हैं सोचेंगे तो लॉजिकली ही सोचेंगी, वो आपका एक सिनेरियो है बस। चाहे आपका वीबी स्क्रिप्ट हो, चाहे आपका डेटा टेबल हो आपका, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव प्रोग्रामिंग हो आपका, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि ये तो था आपका ऑटोमेशन, कि हमको ऑटोमेशन की नीड क्यों पड़ी। फिर हम लोग बोलते हैं, देखो वीडियोस आपका रहेगा, जैसे सोचो कि ऑटोमेशन की एक लिमिटेशन होती है, हम लोग कभी भी 100% नहीं रहते हैं। अगर हम एक मैनुअल टेस्टर से पूछें कि आपकी कवरेज कहाँ तक रहती है, आपकी परसेंटेज कहाँ तक रहती है, आपकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक रहती है, तो आप क्या बोलोगे आप? लेकिन एक ऑटोमेशन टेस्टर नहीं कर पाएगा। रीजन क्या होता है कि हम लोग जीयूआई टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। नेगेटिव टेस्टिंग भी हो जाएगी भाई। नेगेटिव टेस्टिंग क्या है आपका? विद द नेगेटिव डेटा। जैसे आपने बोलते हो ना, आप नेगेटिव टेस्टिंग का मतलब है हमारा कि हम गलत और यूजर और गलत पासवर्ड से हम जाएं, क्या आपका ये लॉगिन होता है? तो ये नेगेटिव टेस्टिंग है ना आपका। ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि नेगेटिव टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे हम। जैसे होता है कि हमारे पास कि नेगेटिव टेस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं कि सपोज दैट आपका, जैसे आपने सुना होगा डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, तो वहाँ पे आप नेगेटिव टेस्टिंग कर सकती हैं आप। हमारे पास जैसे होते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, हम लोग आगे आपको फ्रेमवर्क में समझाएंगे कि जैसे आपने ये टेस्ट केस चलाया तो आपने ये डेटा दिया, फाइनल में होता है हमारा वेरीफाई द होम पेज। तो वेरीफाई होम पेज में क्या होगा हमारे यहाँ पे? हेलो, हाँ, शाम को मैं, चलो आपको 1-2 घंटे बाद फ़ोन करता हूँ। हाँ वो, हाँ ठीक है, मैं एक बार राहुल से बात करूँगा तो बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये तो हम आपको कोड में बताएंगे हम आपको कि डिफरेंट डेटा के साथ हम वर्क कर सकते हैं। दैट इज ए डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, ठीक है। अगर आप उसको मैन्युअली कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली हो सकता है, वो हमारा अलग से सिनेरियो हो जाएगा नेगेटिव टेस्टिंग करना, कि अगर हम एक गलत यूजर और पासवर्ड दें तो हमारा होम पेज ओपन नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक टेस्ट केस हो जाएगा। बट जैसे हम लोग यूआई टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। यूआई टेस्टिंग का मतलब क्या होता है आपका? जैसे अगर सोचो कि आपने क्यूटीपी पे थोड़ा बहुत वर्क किया है, तो आपका वर्क आप इतना जानती हैं कि जब क्यूटीपी इंटरेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या करता है? पूरे पेज के ऊपर सर्च मारता है कि वो कहीं पे भी दिखे, इस एट्रीब्यूट के साथ अगर वो मैच कर रहा है तो उस पर ये वर्क कर लेगा। तब ये नहीं दिखता है आपका कि जैसे सोचो कि आपका एक यूज़र होता है, एक पासवर्ड होता है, तो फिर यूजर डिफाइंड, यूजर फ्रेंडली होने की वजह से हमेशा यूजर क्या होता है आपका? टेक्स्ट ऊपर होता है, फिर आपका पासवर्ड होता है, फिर आपका साइन पे क्लिक होता है। अगर पासवर्ड को आपको टॉप पे रख दो, यूजर को नीचे कर दो, बट ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। बट आप वर्क कर लेंगी कि आपने लेबल देखा, जहाँ पे आपका यूजर है वहाँ पे ही यूजर नेम डालेंगे आप, क्योंकि आप देख के वर्क करेंगे। ऑटोमेशन भी यही करता है, पूरे पेज पे सर्च मारता है और ये नहीं देखेगा आपका कि पासवर्ड नीचे चला आया है,
ऊपर चला आया है, वो देखता है कि पूरे पेज पे पासवर्ड कहाँ है वहाँ पे, तो ये डेटा आपके जाके वहाँ पे वो इनपुट कर देगा। तो वो कोई एरर नहीं दिया, बट आप देख के बता सकते थे कि ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। अगर सोचो ओके और कैंसिल होते हैं आपके, ओके क्या होता है हमेशा आपका लेफ्ट में होता है, कैंसिल हमेशा राइट होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा एक तरह से जो वर्क होता है, हमारा एक हैबिट होता है कि हम डायरेक्ट देखते हैं कि वो हमेशा सेव और कैंसिल कहाँ पे होगा, सेव हमेशा लेफ्ट में होगा। ये यूजर फ्रेंडली होने की वजह से भी आपका जीवाई ऐसे डिज़ाइन की जाती है। लॉग आउट हमेशा आप देखते हैं कि आपका राइट में होता है, लेफ्ट में नहीं होता है, क्योंकि हम किसी भी एप्लीकेशन में जाकर चेक करेंगे तो वहीं ढूंढेंगे, हम इधर नहीं ढूंढते हैं। ये यूजर फ्रेंडली होने की वजह से ऐसा बनाया जाता है। अगर इधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, QTP को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, क्योंकि वो पूरे पेज पे सर्च मारता है, ठीक है। तो लेकिन ये डिफेक्ट था हमारा, ये चीज़ें हम ऑटोमेशन के थ्रू कवर नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन अब ऐसा है कि हम XPath के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो पहले लोकेशन थी, क्या एग्जैक्ट लोकेशन अब भी है कि नहीं? XPath समझते हैं आप? यहाँ पे भी अब यूज़ होता है। हाँ, UFT में ये आपका XPath यूज होने लगा है, तो हम XPath भी आपको बताएंगे। जैसे वहाँ पे यूज होता है ना, गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय नेम, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। हमें सेलेनियम भी आता है, ठीक है। तो देखो, चाहे जो भी टूल हो आपको, लेकिन सभी की जो आपके लॉजिक होते हैं एक ही जैसे वर्क करेंगे हमारे। और यहाँ पे भी XPath हम आपको आगे दिखा देंगे हम। और दूसरा होता है कि देखो, हमने UI टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, GUI। और थर्ड क्या होता है हमारे पास कि हम लोग ऐसी टेस्टिंग कभी भी नहीं करते हैं कि जिससे अगर हमारे पास पहली बार आया एप्लीकेशन, जब तक वो स्टेबल नहीं है तब तक हम उस पर ऑटोमेशन नहीं करेंगे। रीज़न क्या होता है कि फंक्शनलिटी बार बार चेंज होगी। मैनुअल टेस्टर क्या करते हैं यहाँ पर कि अपने किसी एक रो में जाके चेंज कर लेंगे, बट ऑटोमेशन टेस्टर क्या करेगा आपका स्क्रिप्ट अगर वो चेंज किया तो किसी भी एक स्क्रिप्ट को बनाने के लिए, किसी भी एक कोड, एक बटन की ही बात करें हम, या तो कोई ये भी एक फंक्शनलिटी कि कोड करने के लिए हो सकता है 10 मिनट भी लगे, हो सकता है 10 घंटे भी लग जाए। कल क्या हुआ जानते हो? कल मैं वर्क कर रहा था, सोचो कि हमारे पास एक्सपीरियंस है 4 to 5 ईयर्स का, ठीक है। बट प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जो आप सुन के आश्चर्य भी मानेंगे या तो हंस भी देंगे। हम एक बटन पे क्लिक नहीं कर पा रहे थे, एक बटन था उस पर हम क्लिक नहीं कर पा रहे थे, और वही बटन आपका, जैसे आपके 5 सिनेरियो हैं, टेस्ट केसेस हैं, वो बटन आपका और वही सेम पेज हर एक टेस्ट केस में चलेगा, बट यहाँ पे नहीं चला था, किसी एक टेस्ट केस के लिए वो नहीं चल रहा था। और उसी जो वो लाइन है उसको अगर हम फंक्शन से उठा के हम एक्शन की बॉडी के अंदर डायरेक्ट रखें, हम चेक करें तो वो वर्क करेगा, बट यहाँ पे नहीं कर रहा था। ऐसे भी प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो हमारी ऑफिस की टाइम होती है 11 बजे, कल लंच के एंड होने के बाद तक हम उसको क्लिक नहीं कर पाए, ये टाइम कंज्यूम हो रहा था, लगभग 3 से 4 घंटे कंज्यूम किए। कैसे कि हम पूरा टेक्स्ट चलाते हैं, हम जाके वहाँ पे जब आता 5-6 मिनट लगते हैं हमारा टेक्स्ट एग्जीक्यूट होने में, जब वहाँ पे आता तो वो क्लिक नहीं कर पाता, फिर थोड़ा मिनट रुकता है, फिर हम स्टॉप करते हैं, यानी कि हर एक बार रन करते हैं तो 6 से 7 मिनट हमको लगते हैं, फिर हम जाके कुछ इधर उधर चेंज करते हैं। फिर हुआ क्या, सिर्फ इतना ही था कि वो एक बार क्लिक करने पे वो क्लिक हो रहा था, हाईलाइट भी हो रहा था। कभी कभी आप देखेंगे गूगल में, जैसे आपका जीमेल होता है, लगभग ये कम ही लोग जानते हैं। हमारे पिछली कंपनी में था कि हमारा लीड भी नहीं जानता था, और यहाँ पे भी नहीं जानते हैं हमारे लीड। वो वर्क कर रहे थे वेब एप्लीकेशन में, हम करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन में आपका होता है ना कि जैसे आप कंपोज पे क्लिक करने जाते हैं जीमेल में, आप जीमेल को ऑटोमेट करेंगे, मे बी आपका कंपोज पे क्लिक करेगा, मे बी नहीं करेगा, तब आप क्या करेंगे? जैसे आपने कंपोज पे क्लिक किया, आपने वहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब कंपोज क्लिक करने के बाद आपका जो पेज होता है आपका 2 वाला मेल सेंड करने वाला, वो पेज वो आपकी नहीं आएगी। अब वहाँ वाली जब लाइन चलेगी तो वहाँ पे एरर आएगा, जबकि आपका कंपोज पे आपने क्लिक किया था, बट वो आपका उसका इफेक्ट इतना वीक था कि वो ओपन नहीं हो पाई। तो आगे हम आपको दिखाएंगे, एक होता है सेटिंग्स डॉट वेब पैकेज डॉट रिप्ले टाइप 2, जिसको हम माउस के इवेंट को डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। कभी कभी होता है कि नॉर्मल क्लिक हमारा क्लिक नहीं कर पाता है, इवन फायर इवेंट भी नहीं कर पाएगा। फायर इवेंट आप जानती होंगी,
फायर इवेंट एक मेथड होता है। तो ये सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ जानते हो, जो सेटिंग्स डॉट वेब पैकेज हमने आपको बताया, ये सेटिंग सिर्फ चलती है आपका वेब एप्लीकेशन के लिए। हम यहाँ पे हमको प्रॉब्लम ये थी कि ये विंडो एप्लीकेशन के लिए हम क्या चलाएं। तो फिर हमने इतना किया है कि जो लाइन ऑब्जेक्ट डॉट क्लिक था उसी को हमने दोबारा फिर से किया, हिट एंड ट्राई। फाइनली 2-3 घंटे के बाद तो वर्क कर गया हमारा, क्योंकि हमने बहुत कुछ ट्राई किया। इवन हम आपको दिखाएंगे कि एक QTP के अंदर नई फंक्शनलिटी आई है, इनसाइड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का इमेज कैप्चर करता है। आपने देखा है इसको? चलो अच्छा। और फिर देखो, हमने आपको बताया कि जब तक फंक्शनलिटी स्टेबल ना हो तब तक हम वर्क नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं है, पहले ऐसा लोग बोलते थे, अब तो एजाइल मेथोडोलॉजी में भी वर्क होता है। हम किसी एक दूसरे बिल्ड में ही अपना वर्क कर लेते हैं। ये तो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, इंटरव्यू में ऐसा बोला जाता है। बट अब हम लोग वर्क करते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी में। क्या होता है, नई फंक्शनलिटी आई, अभी हम लोग वर्क कर लेते हैं कि भाई अब आपका दूसरा डे जब एक ही वीक बाद आनी है, अब वो आपका क्या होगा, जैसे आपका नई फंक्शनलिटी ऐड हो गई, ये टेस्ट केस को कवर करने में ये फंक्शनलिटी को आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तब फिर क्या करोगे आप? करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। लोग बोलते हैं कि हम अब ये जब पहली बार एप्लीकेशन डेवलप हो रही होती तो नहीं करते हैं, बट पहले भी ऐसा बोला जा रहा था। जब तक पहले क्या होता था ना कि एजाइल मेथोडोलॉजी में भी यूज नहीं हो रहा था ऑटोमेशन, ये तो अब यूज करने लगे हैं। और फिर हमारे पास होता है कि देखो कि एक बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप ऑटोमेशन टेस्टर हो तो एक बार एग्जीक्यूशन करते हो तो कितने डिफेक्ट लॉग करते हो आप? तो आप क्या बोलोगे आप? हाँ, एक बार वन टाइम रिग्रेशन करने पे, जैसे आप हर एक मंथ में रिग्रेशन करते हो मान लो, तो कितने मैक्सिमम डिफेक्ट आपसे पकड़े जाते हैं? तो देखो, ऑटोमेशन टेस्टर के थ्रू मे बी डिफेक्ट आए या ना आए, मैक्सिमम आएंगे तो 2 से 3 ही आएंगे, या तो नहीं भी आएंगे, क्योंकि वो जितने भी मैक्सिमम डिफेक्ट जो होते हैं वो मैनुअल टेस्टर के थ्रू ही पकड़े गए होते हैं। हमारा एक स्क्रिप्ट बनी होती है जो एश्योर होते हैं, कहीं भी अगर आपको चेंज हुआ तो ही आपका डिफेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये जरूरी नहीं है कि मैनुअल ऑटोमेशन डिफेक्ट नहीं आता है। हो सकता है आप 5-6 बार वर्क किए हो तब पर भी डिफेक्ट नहीं आया, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। ये कैपजेमिनी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके 2 और 3 या तो नहीं भी आते हैं, नहीं आते हैं, हाँ। तो आएंगे भी तो 1-2 से ज़्यादा नहीं होंगे आपके, इससे ज़्यादा कभी नहीं होंगे। हमने नहीं देखा है। अब आप बोल सकते हो कि अगर हमारे डेवलपर की क्वालिटी ही ख़राब है तो 10-20 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो अगर आप एक स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 1 और 2 से ज़्यादा कभी भी डिफेक्ट नहीं आते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन होता है आपका कभी कभी, ये आप जान भी लो, जैसे होता है कि QTP ऑब्जेक्ट को कब कब आइडेंटिफाई करता है या नहीं करता है। हाँ, जैसे आपका QTP है, एप्लीकेशन आपने लॉन्च किया और आपके एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप? क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया है? पहला तो ये, अगर हमारे पास सपोर्टेड आइडियंस नहीं है तो, ठीक है। आइडियंस जानती हैं आप? हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं क्लास में हूँ, दूसरी क्लास है, आप बोलिए बोलिए जल्दी। हाँ हाँ 10:30 कौन है? हाँ 10:30 ठीक है। हाँ 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 ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास सपोर्टेड आइडियंस होना चाहिए। आइडियंस आप समझती हैं? जैसे हमारी फ्लेक्स बेस्ड एप्लीकेशन है, हाँ तो फ्लेक्स का आइडियंस ये है आपका वो। अच्छा हाँ, ये बताइए आप, फ्लेक्स का जो आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आप ओपन कर सकती हैं, तो यहाँ पे हम ऑटोमेट कर लेंगे, ठीक है। कभी अगर आपको कुछ देखना हो तो हाँ, मैं अपने उस पे लोकल पे उसकी बिल्ड बना रही हूँ एक्चुअली। हाँ, जब बन जाएगा उसका लोकल आपको जाएगा तो फिर अच्छा वो आपका यानी कि इंटरनेट पे है, मतलब सर्वर उसके यूएस में है, हाँ और एक्चुअल एप्लीकेशन पे हम नहीं कर सकते ऑटोमेशन। हाँ हाँ। तो मैंने लोकल सेटअप कर दूँगी। अच्छा, क्या विंडो है या वेब है? तो वेब ही रहा होगा, हाँ।
चलो अगर हम ये लॉन्च करते हैं, जैसे आपका फ्लेक्स एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे भी उसको सपोर्टेड आपके एडेंस चाहिए। फ्लेक्स कार्ड अब जैसे ये होता है कि हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे डॉट नेट पे, डॉट नेट और WPF वर्ड पावर फंक्शन एक होता है आपका, ये डॉट नेट के साथ आता है आपका, ठीक है। तो डॉट नेट के लिए अगर आपके पास होता है तो यहाँ पे आपको डॉट नेट और WPF का आपको एडेंस चाहिए। यहाँ पे 3 एडेंस आपको फ्री मिलते हैं, ठीक है। ये एक्टिवएस है, विजुअल बेसिक है और आपका वेब है आपका। देखो एक्टिवएस का मतलब क्या होता है आपका, जैसे कंट्रोल टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये आपका विजुअल बेसिक, अगर आपका एप्लीकेशन विजुअल बेसिक में डेवलप हुआ है तो नीड होगी आपको इसकी। लेकिन अगर आपका ये विंडो बेस एप्लीकेशन है तो, अगर विंडो बेस एप्लीकेशन है तो, जैसे आपका फ्लेक्स एप्लीकेशन है, तो फ्लेक्स की जो फंक्शनलिटी है उसको एक तरह से आपका देखो वेब से मतलब नहीं रह जाता है फिर आपका, तो फिर वो फ्लेक्स के जो आपको इमेजेस नहीं होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आपका फ्लेक्स का एडेंस चाहिए। जबकि और बाकी सब किसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, वेब के लिए। वेब एक आपका एडेंस, ये कोई आपका लैंग्वेज नहीं है, बट ये आपको ये दोनों लैंग्वेज दिख रहे थे, ये आपका लैंग्वेज दिख रहा था। जावा में डेवलप हुआ है तो आपको जावा का एडेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई भी एक वेब एप्लीकेशन है तो बैकएंड में किस लैंग्वेज में वो डेवलप हुई इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। रीज़न क्या होता है कि QTP डायरेक्ट जो इंटरेक्ट करता है उसके सोर्स पेज से करता है, ठीक है। जैसे अगर आपका सोचो कि जब भी कोई भी एप्लीकेशन डेवलप की जाती है तो उसकी डिज़ाइनिंग अलग होती है। डिज़ाइनिंग कहाँ पे होती है, HTML में होती है। जैसे पीछे बैकएंड में कोड क्या होता है, PHP में भी हो सकता है, जावा में भी हो सकता है, C+ में भी हो सकता है, आपका डॉट नेट में भी हो सकता है आपका। पीछे आपका बैकएंड में कौन सी लैंग्वेज में वर्क कर रहा है आपका इससे मतलब नहीं होता है। QTP का इंटरेक्शन डायरेक्ट आपका सोर्स पेज से होता है, और सोर्स पेज एक ही लैंग्वेज में होता है, HTML। और HTML को आपको हैंडल करने के लिए क्या बनाया गया है, वेब। इसलिए आपका जब भी कोई भी, अगर आप Gmail ओपन करती हैं या फेसबुक ओपन करती हैं या जस्ट डायल ओपन करते हैं, कुछ भी ओपन करो आप, अगर आपका ये एडेंस चेक्ड है तो सपोर्ट करेगा आपका। लेकिन अगर विंडो बेस एप्लीकेशन है तो उसके पास कोई सोर्स पेज नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे नीड होती है हमको सपोर्टेड एडेंस की। अगर जावा में हुआ है तो जावा, डॉट नेट है तो डॉट नेट। ये क्लियर हुआ हमारा कि हमको कब कब नीड पड़ती है, कब आपका ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ये हमारे पास अगर सपोर्टेड एडेंस नहीं है तो। पहला ये। दूसरा ये होता है कि वेब एप्लीकेशन की बात करें हम, ओनली वेब की, विंडो की नहीं। अगर आपका कोई एक वेब एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉन्च है, उसके बाद अगर आपका QTP लॉन्च होता है तो तब पर भी QTP इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तब उसको एज ए विंडो ट्रीट करता है, आपने देखा होगा कभी, ठीक है। और कुछ हमारे नॉर्मल सेटिंग होते हैं जिसको हमको चेक करना होगा तभी ये वर्क करेंगे। ये दो आपको पता होना चाहिए। जैसे कभी कभी हम लोग देखो, वैसे अगर हम बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन, जैसे अगर आपका एक वेब एप्लीकेशन है तो अपने आप में एक विंडो होती है। जैसे अगर उसको विंडो आइडेंटिफाई कर रहा है तो अपने आप में एक विंडो भी होती है, आगे हम इसको बताएंगे। तो सोचो अगर कोई भी एक एप्लीकेशन है जब डेवलप की जाती होगी तो क्या वो डायरेक्ट होस्ट किया गया होगा, पहले जो डेवलपमेंट होगा किसी एक प्लेटफॉर्म पे हुआ होगा, डिजाइनिंग हुई होगी, इंटीग्रेट किया गया होगा, फिर इसको क्या किया होगा, होस्ट किया गया होगा, एक उसका URL जनरेट हुआ होगा, वही हमारी क्या होती है, ID। पहले हम लोग क्या करते हैं, आई को लॉन्च करते हैं। क्या हम डायरेक्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं? पहले आई लॉन्च होती है, उसमें हम URL को कॉल करते हैं, मतलब अपने एक विंडो को कॉल करते हैं। तो ये आपका दैट इज ए वेब एप्लीकेशन होती है। यानी कि हमारी हर एक एप्लीकेशन उसका जो नेटिव प्लेटफॉर्म होता है वो होता है हमारा विंडो। ये QTP में आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर जो कोई डेवलपमेंट होता है आपका वो समझता है इस बात को, ठीक है। ओके पे क्लिक करो आप यहाँ पे, ये 12.01 है यहाँ पे। वैसे 12.02 अब आपका मार्केट में है, उसमें क्या चेंजेस हैं ये नहीं पता है मुझे। जैसे अगर आपने 10.0 पे आपने वर्क किया होगा थोड़ा बहुत, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 10.0 और 11 UFT, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास 4 years एक्सपीरियंस होगा ऑटोमेशन में, तो हम सारे आपको डिफरेंसेस बताते रहेंगे और वो क्लियर भी हो जाएगी, याद हो जाएगी। याद करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप उस पर वर्क करेंगे आप। ये आपका, आपने UFT पे वर्क किया है ना?
पहले आपका यहाँ पे डायरेक्ट आपका टेस्ट ओपन हो जाती थी, कोडिंग आप करते थे आप, उसके बाद आप सेव करते थे। बट यहाँ पे अब चेंज है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पहले आपको टेस्ट को बनाना पड़ेगा, सेव करना होगा। फाइल में गए आप, सेम वही है, आपने वर्क किया है, अगर थोड़ा बहुत देखा तो समझ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे गए ऐसे टेस्ट किया आपने यहाँ पे अभी आई है, यहाँ पे देखो नई फंक्शनलिटी है, यहाँ पे देखो यहाँ पे न्यू सोल्यूशन है आपका, बिजनेस कंपोनेंट ये तो पहले भी थे आपका। यहाँ पे एक तरह से आया है, रुको एक मिनट, एप्लीकेशन एरिया है आपका, GUI टेस्ट फ्रॉम ऑटोमेटेड टेस्ट डेटा फाइल, फंक्शन हो गया न्यू बिजनेस हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट पे आप पहले क्लिक करो, आप टेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये नई फंक्शनलिटी है API टेस्टिंग, ठीक है। हम लोग को किस पे करना है, GUI टेस्टिंग करना है। ये सब क्या होता है, बिजनेस टेस्ट, प्रोसेस टेस्ट, एक तरह से बने बनाए फ्रेमवर्क होते हैं इनके, इस पर हमको नहीं जाना है, ये कहीं भी यूज़ नहीं होगा आपका। हमारा ये होगा, हम डायरेक्ट अपना फ्रेमवर्क बनाते हैं, या तो हमारे पास बने बनाए मिलते हैं। ये QTP का अपना स्ट्रक्चर होगा ऐसे, हम लोग हाँ नहीं, इसका हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग GUI करेंगे। हम आपको API बताएंगे जो आपकी नई फंक्शनलिटी आई है, ठीक है। यहाँ पे GUI टेस्ट करो आप, यहाँ पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बोलता है चूज़ द फोल्डर, जहाँ पे आपका टेस्ट सेव होगा ये। तो हमने यहाँ पे जाएँ, कोई भी एक फोल्डर ले लें हम, यहाँ पे 10 AM है, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं आपका। क्यों, या तो एक काम करो, डेस्कटॉप का ले लेते हैं हम यहाँ पे। सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे डेस्कटॉप आपका आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको टेस्ट। ठीक है, आपने यहाँ पे क्रिएट किया इसको, ये आपका क्रिएट हो जाएगा। देखो ये आपका एक्शंस है आपको यहाँ पे, ये आपका टेस्ट डेमो था, ये टेस्ट था आपका, यहाँ पे एक्शन ऐसे मिलते हैं आपको देखने को। हाँ, ये पहले नहीं था आपका। अब ये जैसे आपका पहले आपका ये साइड में आता था, एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3 ऐसे आता था ना, अब ये डायरेक्ट ऐसे दिखते हैं आपको। नया एक्शन बनाओगे तो यहाँ पे इसके नीचे दिखेगा वो। हाँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके भी डायरेक्ट एक्शन 1 पे जा सकते हैं ऐसे। ये आप वर्क करेंगे तो अपने आप ही जान जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले चीज़ें होती है यहाँ पे रिकॉर्डिंग, जो QTP की ये फंक्शनलिटी बताई गई है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। रिकॉर्ड एंड प्लेबैक है यहाँ पे, यहाँ मतलब आपका यहाँ पे रन ऑप्शन है आपका, यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं आपका वैलिडेशन के पर्पज़ से आपकी, ये सब चीज़ें आपकी एक तरह से QTP की फंक्शनलिटी है। यहाँ पे हम जाएँ अगर तो ये रिकॉर्ड है, स्टॉप है, रिकॉर्ड एंड रन सेटिंग है। वैसे भी किसी भी एक टेस्ट पे अगर पहली बार आप जा रहे हो तो ये अगर आप रिकॉर्ड पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग के कई ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 टाइप के रिकॉर्डिंग है, 4 टाइप के। पहले कितने टाइप के थे? लो लेवल, एनालॉग और नॉर्मल। अब आपका एक तरह से आया है आपका, जो हमने बताया था आपका कि आपका इमेज के बिहाफ पे वो रिकॉर्डिंग करता है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे, पहले हम रिकॉर्डिंग करें हम यहाँ पे, ठीक है। आपको वेब पे अगर हम यहाँ पे गए तो 2 टाइप को दिख रहे हैं, विंडो एप्लीकेशन और आपका वेब, ठीक है। वेब का मतलब अब एक ही का मतलब आपका दूसरे से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड एंड रन टेस्ट ऑन एनी ओपन ब्राउजर, ठीक है। मतलब आपका रिकॉर्ड करेगा किसी भी, अगर आप इस पर सिलेक्टेड हो तो किसी भी ओपन ब्राउजर पे ही रिकॉर्ड या रन कर सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है आपका, यहाँ पे हाँ, ये खुद से लॉन्च करेगा और स्पेसिफिक URL पे आपको लॉन्च कर देगा। और यहाँ पे एक आपका नोट नीचे आता था, रिकॉर्ड एंड रन टेस्ट ऑन एनी ओपन ब्राउजर नहीं था आपका पहले, रिकॉर्ड एंड रन टेस्ट ऑन आई ओनली, ठीक है। और रन किसी भी आपका सपोर्टेड ब्राउजर पे कर सकते हो आप, पहले ऐसे कुछ लिखा हुआ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो आपका, अगर हमने यहाँ पे किया तो खुद से आई को लॉन्च करेगा यहाँ पे। और आपका
ठीक है, gmail.com अप्लाई किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है आपका, डू नॉट रिकॉर्ड एंड रन ऑन ब्राउज़र दैट आर ऑलरेडी ओपन। ऑलरेडी जब ओपन है तो जो खुद से लॉन्च कर रहा है उस पर नहीं करेगा ये, क्योंकि अगर हम इसको करते हैं तो ये अपने आप ही डिसेबल हो जाती है। हम यहाँ पे आए हैं ऐसे, फिर क्या बोलता है, क्लोज द ब्राउज़र एंड टेस्ट क्लोज। अगर अपने टेस्ट को न्यू करती हैं या तो क्लोज करती हैं तो आई जो खुद से लॉन्च हुई है उसको लेकर क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आप जाओ, अप्लाई किया आपने यहाँ पे इसको और ओके पे क्लिक किया। अब रिकॉर्डिंग के मोड में हो आप, ये सेटिंग एक ही बार आई थी। यहाँ पे गए आस्क मी लेटर, इसके लिए आप क्या लगाएंगे, कंडीशन, क्योंकि ये हमेशा नहीं आएगा कि इफ़ दिस विंडो एग्जिस्ट देन आस्क मी लेटर पे क्लिक करो आप। फिर हमारा पास होगा यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज हम करते हैं, ये भी रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि हाँ, एवरी एक्शन, जिस भी एक्शन से आप इंटरेक्ट करती हो आप, वो सारे के सारे आपकी स्क्रिप्टिंग में रिकॉर्डिंग होते चले जाएंगे। यहाँ पे आपका साइन इन है आपका, यहाँ पे आपने क्लिक किया से, फिर आप यहाँ पे आए संदीप OTP एक्सपोर्ट, फिर आपका यहाँ पे आप आओ इसको, फिर आपने इसको क्लिक किया यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे आप जाओ इसको, फिर साइन आउट, इतना हुआ हमारा यहाँ पे। ठीक है, हम खुद से एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे हम, या तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं अभी। यहाँ से भी हम डायरेक्ट स्टॉप कर सकते हैं ऐसे। आपने क्या किया, पहले इसको लॉन्च किया था, यहाँ पे क्लिक किया आपने यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो एक बार फिर से आप रन करो, पहले इसको आप क्लोज करो आप यहाँ पे। हमने यहाँ पे गए, इसको रन किया हमने यहाँ पे, तो क्या करेगा ये, पहले रिकॉर्ड एंड रन सेटिंग, पहले आपको आई को लॉन्च करेगा यहाँ पे और आपकी स्पेसिफिक यूआरएल को हिट करेगा ये। देखो हाँ, और 2 पे एरर आएगी क्योंकि वो और वो अपडेट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, यही होती है कंडीशन की नीड। आप यही बोलते हो ना कि कंडीशन होता क्या है आपका, कि आप रास्ते में जा रहे हो, आप अगर कार सामने से आती है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लेफ्ट हो जाएंगे, दैट इज़ द कंडीशन। अगर कार नहीं आती है तो हम लोग सीधे जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी था आपका कि देखो जितने भी आपके प्रोग्रामिंग में आपके मेथड्स बनाए गए हैं वो आपकी लाइफ को लेकर ही बनाएंगे। आप लाइफ में कैसा आप यूज़ करती हैं। लूप क्या होता है आपका, लूप भी आप यूज़ करती हैं अपने लाइफ में। जैसे सोचो आपको सेक्टर 15 जाना है, आपकी कैपेसिटी इतनी है कि वन टाइम एक बुक ले जा सकती हैं आप, और आपके पास यहाँ पे 10 बुक है, तो आप क्या करेंगे, काउंट द वर्क बुक, कितने हैं आपके पास, फिर आप लूप लगाएंगे कि हम जाएं वहाँ पे और 10 चक्कर लगाएंगे और 1 बुक वहाँ पे जाके रख के आएंगे, दैट इज़ अ लूप। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ऐसे कंडीशन लगाते हैं। अब ऐसे वैसे ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसको चाहो तो आप कमेंट कर दो आप, ठीक है। ऐसे या तो हम कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ दिस एग्जिस्ट देन आपका क्लिक, इफ़ दिस एग्जिस्ट देन क्लिक। ठीक है, ये तो हम बाद में करेंगे। अब फिर से आप इसको क्लोज करो। आप यहाँ पे देखो कि अगर हम फिर से जाएँ, अब हम रन करें अगर हम यहाँ पे, तो ये रन कर रहा है आपका। पहले लॉन्च हुआ आपका यहाँ पे, ठीक है, आपका यूआरएल हिट हुआ आपका यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे लॉग आउट हुआ आपका यहाँ पे, इतना हमारा वर्क था। अब देखो, चलो इसको हटा दो इस लाइन को। देखो आपने जब रिकॉर्ड किया तो पहला यहाँ पे देखो आपने सेट यूज़ किया एक मेथड, और आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम दे दिया। ये क्या है हमारा यहाँ पे पासवर्ड है। पासवर्ड जब आपने रिकॉर्डिंग करते हो तो पासवर्ड आपका इनक्रिप्ट फॉरवर्ड में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और वैसे अगर हम देखें यहाँ पे, ये क्या होता है हमारे पास यहाँ पे डेटा टेबल, ठीक है। एक काम करो आप यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ऐसे दें शिफ्ट एंड, और हमने यहाँ पे इसको डिलीट किया हमने यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप जाओ इसको
संदीप @ ठीक है, तो हमारा ये भी वर्क करेगा, लेकिन हमने मेथड क्या किया है, हमने चेंज किया है। अगर हम यही पासवर्ड उठाएं ऐसे, हम देखो Ctrl+C करो आप यहाँ पे आप जाओ किसी भी एक्शन में, आप यहाँ पे आप रखते हो, आप ऐसे Ctrl+V करते हो आप। अब दोबारा से आप इसको इंक्रिप्ट नहीं बना सकते हो आप। अगर इंक्रिप्ट बनाना है तो आप टेबल के अंदर रखोगे आप ऐसे, और हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया यहाँ पे ऐसे, देखो यहाँ पे डेटा में गए आप और इंक्रिप्ट है, आपका इंक्रिप्ट हो गया। ठीक है, आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, और मेथड क्या यूज करेंगे तब, सेट सिक्योर, क्योंकि आपका पहले उसको डिक्रिप्ट करेगा देन एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेगा ये। क्योंकि जब प्रोवाइड होता है आपका, तो आपका क्या होता है, आपका ये तो एप्लीकेशन अपने अंदर इंक्रिप्ट बनाता है वो, जो आपको स्टार दिखता है। बट यहाँ पे भी आपको एक तरह से ये सिक्योरिटी की पर्पस ऐसा है कि कोई आपका अगर सिक्योर रखना चाहते हो पासवर्ड, तो ऐसा रखो आप। ठीक है, क्योंकि ये दोबारा आपका इंक्रिप्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर हम फिर से हम यहाँ पे इसको उठाएं और Ctrl+V करें हम, और फिर से हम यहाँ पे जाएं ऐसे, तो क्या होगा, सेम होगा कि ये डिफरेंट होगा? हमेशा भी देखो सेम ही पासवर्ड 2 टाइम आप किए हुए इंक्रिप्ट, तो ये डिफरेंट होगा। बट दोनों में से कोई भी यूज़ करो आप, ऐसा नहीं है कि आपने इसको रिसेंट बनाया है तो यही आपका संदीप @भदोही होगा। दोनों डिफरेंट हो गए, लेकिन मैनिपुलेट होने के बाद आपका यही मिलेगा आपको। दोनों चलेंगे आपका। इवन आप यहाँ पे देखो, आपने बनाया है इसको, Ctrl+C करो आप यहाँ पे, Ctrl+V। ठीक है, ठीक है, द टेस्ट एंड सिंटैक्स। सिंटैक्स एरर क्या है भाई, बता सकते हो आप? सिंटैक्स एरर है इस वाली लाइन पे। क्यों सिंटैक्स एरर? आपका देखो पासवर्ड हमने यहाँ पे किया था ना, ये कोर्स आपका इधर आ गया है, बस इतना। ब्राउज़र तो खुद से लॉन्च करेगा ना, ये ऑलरेडी लॉन्च ओपन ब्राउज़र पे ये वर्क नहीं करेगा, जो खुद से लॉन्च करेगा। आपने ये सेटिंग की थी, आपने यहाँ पे रन किया, फिर से ब्राउज़र लॉन्च हुआ यहाँ पे, देन आपका यहाँ पे पहला स्टेप्स रेड होगा, ये वर्क कर रहा है आपका। हमारे बताने का मतलब इतना ही था कि आपका कोई भी पासवर्ड 10 बार इंक्रिप्ट कर दोगे आप, तो वो 10 आपस में डिफरेंट होंगी, बट मैनिपुलेशन होने के बाद आपका वही मिलेगा, क्योंकि वो जो भी कोड बनाते होंगे इंटरनली आपका, बट मैनिपुलेट होने के बाद वही मिलता होगा आपका। बट यहाँ पे देखने में लगेगा कि ये दोनों डिफरेंट हैं यहाँ पे, तभी तो सिक्योर हुआ। अगर सेम रहा होता आपका, तभी ये सिक्योर कहाँ पर रह गया? अगर 4-5 पासवर्ड है तो आप कन्फ्यूज होंगे कि कौन पासवर्ड है आपका, बस इतना ही। कंट्रोल की आगे हम ये कोड के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हम उसको वर्क कर सकते हैं इंक्रिप्शन का, कि कोई भी डेटा उठाओ आप उसको इंक्रिप्ट करें और देन आपको वहाँ पे राइट कर दे आपका डेटा टेबल के अंदर आपका। जैसे कहीं पे आपका पासवर्ड रखा हुआ है, सभी को वन उठाओ और अपने डेटा टेबल के अंदर रखो इंक्रिप्शन के फॉर्मेट में आपका, किसी दूसरे में रखना हो आपको ऐसे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पे। ये तो था आपका, ये क्लियर होने वाला है यहाँ पे। इंजेक्शन भी हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है, वैसे भी संदीप @। अब देखो ये आपका कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या था, पहले आप एक लाइनों के बारे में देखो, एक लाइनों में क्या होता क्या है आपका, एक सिंगल लाइन में क्या क्या होता है आपका। हमने आपको क्या बोला था कि जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं वो सिर्फ एक आपका ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम छू सकें, महसूस कर सकें, जिससे हम क्या करें, देख सकते हैं, वो क्या आपका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है आपका। तो यहाँ पे देखो आप, ये आपका क्या था आपका, इतना एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स, और ये क्या है आपका यहाँ पे, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग जो भी कुछ आपको दिखता है सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट है, हमने यही बोला। ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है बस। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के पास देखो 2 चीज़ें दिख रही हैं आपको, हमने आपसे बात की थी। एक होता है उसका क्लास नेम, एक होता है उसका लॉजिकल नेम। ठीक है, जैसे मेरा नाम संदीप है, अब संदीप है बट मेरे क्लास का नाम क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि आप जानती हो कि इसी रूम के अंदर हम 3 लोग बैठे हैं सेम क्लास के।
वैसे आप ये भी आप जानते हो एक ही पेज के अंदर सेम क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो एक ही पेज के अंदर आप जानते हो कि यूज़र और पासवर्ड बोथ होते हैं। तो यहाँ पे देखो पासवर्ड का और इसका क्लास क्या है यहाँ पे, बट लॉजिकल नेम डिफरेंट है क्योंकि हमारे और आपके नेम डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सब ऐसे ही होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास जो ब्लैक कलर में दिख रही है ऐसे, वो क्लास का नेम है और ये क्या है हमारा यहाँ पे लॉजिकल नेम हमेशा डिफरेंट होंगे, लेकिन क्लास नेम हमेशा सेम होंगे। जब आपको सेम टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे क्लास होंगे तो एक ही पेज पे आपके मल्टीपल लिंक्स होते हैं, तो सारे लिंक क्या होते हैं आपके सेम क्लास के होते हैं बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट उनका नेम होगा आपका बट क्लास सेम होगी। मल्टीपल आपके जब से जैसे आपका फॉर्म होता है तो मल्टीपल क्या होते हैं आपके सेम क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं आपके, बट वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट उनकी फंक्शनलिटी है और डिफरेंट डिफरेंट उसका नेम है उसका। ये यहाँ पे क्लियर हुआ ऐसे। वैसे आपका यहाँ पे पेज था, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को लेकर जब क्लियर हुआ आपका यहाँ पे, तो फिर आप ये जान आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि ब्राउजर और पेज लिखने की जरूरत क्या थी। यहाँ पे डायरेक्ट हम ये ऑब्जेक्ट लिखते हैं और डायरेक्ट सेट हम ये वर्क कर लेते हैं, तो ये सही था? क्यों सही नहीं था? हाँ, मतलब जैसे अगर आपको सोचो कि आपको हमारे विलेज में जाना है, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप हमारा एक एड्रेस लेते हैं जिसको आप बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, कि आपका कौन सा स्टेट है, आपका नियर सिटी क्या है, आपका नहीं आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका नियर सिटी क्या है आपका, फिर आपका विलेज का नेम क्या है, फिर आपके पेरेंट्स का नेम क्या है, फिर आप हम तक पहुँचते हो। अगर इसमें से एक भी हायरार्की ब्रेक हुई तो क्या आप पहुँच पाओगे? नहीं। यही होता है कि हायरार्की क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुँचने का एक तरह से एड्रेस होता है। हायरार्की मतलब यही होता है, जैसे आपका ये होता है ना कि ये ऑब्जेक्ट कौन से पेज में है, मतलब आपका ये लोकेशन देता है आपका कि विच पेज ऑफ दिस ब्राउज़र। क्योंकि आपने ये जानती हो या आपने सुना होगा एक ही टाइम पे हमको कभी कभी ऐसा भी वर्क करना पड़ेगा कि मल्टीपल ब्राउज़र होंगे। जैसे आपने एक ब्राउज़र पे लॉन्च किया हुआ, आप किसी भी क्लिक करते हैं दूसरा ब्राउज़र लॉन्च होता है, वहाँ पे कुछ वर्क करती है, फिर ओके करती है, फिर वो आपका बंद होता है, फिर आप यहाँ पे आती हैं। यानी कि एक ही टाइम पे आपके पास दो ब्राउज़र हो सकते हैं। फिर आपको ये बताना पड़ेगा ना कि कौन सा ब्राउज़र, उसकी कौन सी पेज, क्योंकि एक ही ब्राउज़र के पास मल्टीपल पेज होते हैं, यही होता है। तो कौन सा पेज और वहाँ का ये ऑब्जेक्ट, दैट इज इन्फॉर्मेशन, वहाँ तक आप पहुँचे, देन आपने अपना मेथड, जब आप हम तक पहुँचती हैं हमारे विलेज में, तो देन आपका जो भी वर्क होता है उसको आप फॉलो करती हैं। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट तक पहुँचे हैं, देन हम सेट और जो भी हमको वैल्यू देना था हमने दिया। ये थी कंप्लीट हायरार्की इस ऑब्जेक्ट तक। ये क्लियर हुआ? हर एक ऑब्जेक्ट के पास हायरार्की क्यों यूज होता है, एक तरह से वो उसका एड्रेस होता है। लेकिन अभी हमने आपको एक तरह से ये गलत भी बोला कि किसी भी एक ब्राउज़र का विच पेज, आपने यहाँ पे बात की, ये सही था आपका, लेकिन ये भी सही है किसी भी एक ब्राउज़र के पास एक टाइम पे एक ही पेज होता है। एक ब्राउज़र के पास एक ही पेज होता है एक टाइम पे। ठीक है, जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं दूसरा पेज ओपन होता है, बट वो क्या होता है, दूसरा ओपन नहीं होता है, नेविगेट होता है। ओपन होना और नेविगेट होना अलग चीज़ें हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे आप चले जाते हो आप दूसरा। हाँ, तो फर्स्ट टाइम लॉगिन विंडो आया तो ये आपका लॉगिन पेज था, आपने लॉगिन किया तो क्या हुआ, आपका लॉगिन पेज रह गया, आप नेविगेट हो गए होम पेज पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें पेज, यहाँ पे देखो लोग बोलते हैं ना होम पेज ओपन हुआ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे होम पेज पे हम नेविगेट हो गए, यहाँ पे नेविगेशन ही रखा जाता है। और विंडो में होता है कि आपका एक ही मेन विंडो पे कई आपके विंडो ओपन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नेविगेट होता है, नेविगेशन चलती है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसके बारे में आगे हम समझाएंगे पेज के बारे में सही से। जैसे होता है ना कि आप जानते हो कि रिपोर्टरी क्या होता है, तो जब आपके वर्क होते हैं तो ऐसे ही लोग फॉलो करते हैं कि इस पेज के ऑब्जेक्ट, जैसे हमने लॉजिकल नेम चेंज किया, रिस्पेक्टिव नेम हमने रखा कि ये आपका लॉगिन अंडरस्कोर पीजी, लॉजिकल आगे हम बताएंगे, चीज छोड़ो अभी इसको। तो हर एक पेज के अकॉर्डिंग उसके ऑब्जेक्ट वहीं पे आपके जाए। कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लॉगिन ऑनलाइन प्रॉब्लम होती है तो उस पेज में कहीं हम चेंज कर लिए, ऐसे आगे हम बताएंगे, इसको क्लियर करेंगे हम। और कुछ लोग ऐसे भी वर्क करते हैं कि एक ही ब्राउज़र एक ही पेज और आपके सारे ऑब्जेक्ट उसके अंदर, तब पर भी वर्क करेगा। ये टाइम के बाद देखना है यहाँ पे
यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही है आपकी? देखो ये तो था आपका रिकॉर्डिंग के स्टेप्स। आप जानते हो कि जब आपके रिकॉर्डिंग किए थे आप, तो ये इसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट ऐड हो रहे थे वो कहाँ पे हो रहे थे? OR के अंदर। तो ये आपकी रिपोर्टरी होती है यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे आपने क्लिक किया, सब कुछ वैसे ही है। रिपोर्टरी भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, तो हम आपको बताएंगे। लोकल और सेट दोनों के बारे में डिफरेंसेस बताएंगे हमें। जैसे अगर मान लो कि हम यहाँ पे देखो ब्राउजर था आपका, यहाँ पे उसके अंदर आपका ये पेज था और ये सारे आपके ऑब्जेक्ट थे। और फिर अगर हम मान लो कि ये डिलीट कर लें तो ये आपका वर्क करेगा, ठीक है। वैसे आपका यहाँ पे, चलो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे कोई भी आई आपने ओपन किया, यहाँ पे आपके पास जानते हो कि यहाँ पे एक होता है ऐड ऑब्जेक्ट्स। आप यहाँ पे क्लिक करते हो ऐसे, यहाँ पे आप आए तो सबसे पहले देखो ब्राउजर डॉट पेज डॉट आपका ये ऐड बॉक्स आपने यहाँ पे ऐड किया और ये ऐड हो गया। बस इतना ही था। ऐसे स्क्रिप्टिंग करनी हो तो ड्रैग करके आपने ड्रॉप कर लिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये जानते हैं आप। फिर आप यहाँ पे किसी दूसरे को क्लिक करना हो, आप यहाँ पे आप आए और यहाँ पे ऐड किया। ये था आपका डिफरेंट अप्रोच टू ऐड द ऑब्जेक्ट इन OR। पहले आपका रिकॉर्डिंग के थ्रू आपका, और दूसरा क्या था डायरेक्ट ऐड बटन के थ्रू आपका। यहाँ पे आप गए ऐसे, फिर पासवर्ड को आपने किया, फिर यहाँ पे आपने साइन को क्लिक किया और जो भी डेटा होती है आपने यहाँ पे दे दिया। जैसे आपने सेट किया, सेट को रिक्वायर्ड किया है यहाँ पे देखो टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शनल नहीं दिख रहा हुआ है। अगर इस आर्गुमेंट के पहले ऑप्शनल लिखा हुआ था तो मतलब क्या होता है? तो मतलब आप दो चाहे मत दो आप, बट यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है तो मतलब ये मैंडेटरी है। मतलब हम यहाँ पे कुछ भी ऐसे दे दें, हम यहाँ पे ये भी वर्क करेगा आपका। यहाँ पे भले ही आपका हमने गलत यूजर पासवर्ड दिया बट वैल्यू तो फिट कर सकता है आपका। फिर हमारा ये था, हमारा यहाँ पे पासवर्ड, हम यहाँ पे गए इसको और हमने यहाँ पे पासवर्ड फिट कर दिया, ठीक है। मतलब आप रिकॉर्डिंग के अलावा ऐसे भी वर्क कर सकती हैं। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे होता है आपका? हाँ, बिहाफ ऑफ द प्रॉपर्टीज। जो भी आपका ये प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आप यहाँ पे आती हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? यहाँ पे देखो टाइप नेम एचटीएमएल टैग। फिर यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे टाइप नेम एचटीएमएल टैग। फिर यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे टाइप नेम एचटीएमएल टैग, क्योंकि ये आपका बटन क्लास का था। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आप देखो। आप हमने 3 ऐसे ऑब्जेक्ट रखे जिनके लिए सेम प्रॉपर्टी यूज हुई है। हम यहाँ पे गए, मान लो आपका ये क्या है? यहाँ पे लिंक है, हमने लिंक को ऐड किया सपोज दैट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? 2 ही प्रॉपर्टी आ रही है। हमने यहाँ पे गए, इसको ये क्या है आपका? इमेज है, तो यहाँ पे देखो इसके लिए कितनी प्रॉपर्टीज आ रही है आपके पास? 3 आ रही है, बट डिफरेंट आ रही है। किससे? इससे। इसके पास भी 3 है बट इससे डिफरेंट है आपका यहाँ पे इमेज का। हम यहाँ पे जाएँ किसी भी एक लेवल के ऊपर, लेवल नहीं है यहाँ पे, चलो ये एलिमेंट है यहाँ पे, यहाँ पे आप जाओ, ये डायरेक्ट वेब एलिमेंट है, तो इसके लिए कितनी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे? सिर्फ 2, इनर टेस्ट और आपका एचटीएमएल टैग। तो आपने अभी यहाँ पे क्या देखा? देखो अगर हम यहाँ पे जाएं, ऐसे सोचो, ये भी आपका क्या है? एक वेब एलिमेंट है। हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसको ऐड किया है। यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट है, दोनों की देखो प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी आपको देखना है, वैल्यू नहीं देखना है। प्रॉपर्टी और आपका क्लास। देखो वेब एलिमेंट अगर है तो दोनों की वेब एलिमेंट क्लास है तो प्रॉपर्टी भी सेम है। हम यहाँ पे आए, ये दोनों क्या है आपके? दोनों किस क्लास के हैं? वेब एडिट क्लास के हैं। उनकी लिए प्रॉपर्टी क्या यूज है? टाइप नेम एचटीएमएल टैग। तो टाइप नेम एचटीएमएल टैग आपका ऐसे आया। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है? आपका बटन है, मान लो इसके लिए भी यही यूज हुआ है। यहाँ पे देखो ये लिंक है, इसके लिए आपका डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, और जितने भी लिंक ऐड करेंगे उसके लिए आपका सेम प्रॉपर्टी होगी। आपने यही देखा कि ये दोनों लिंक थे, दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी यूज हुई है। सेम क्लास के हैं तो सेम प्रॉपर्टी है। फिर अगर हम यहाँ पे जाए, ऐसे कोई भी एक इमेज हम दूसरा ऐड कर ले, यहाँ पे ये भी इमेज है हमारा यहाँ पे, तो देखो अगर 2 इमेजेस हैं तो दोनों की सेम प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसकी भी वही है, इसकी भी वही है। आपने यहाँ पे ये देखा कि जब सेम क्लासेस हैं तो सेम प्रॉपर्टी क्यों यूज हो रही है?
सेम क्लासेस हैं तो सेम प्रॉपर्टी यूज क्यों हो रहा है? डिफरेंट भी तो हो सकता है। अगर डिफरेंट क्लासेस हैं तो डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज क्यों हो रहा है? आप भी अपने लाइफ में ऐसे ही फॉलो करती हैं। सोचो कि जितने भी आपको ह्यूमन मिलेंगे, आपने हमारे लिए क्या फॉलो किया? हमारा कलर, हमारा नेम, हमारी हाइट, हमारे बोलने की स्टाइल, ठीक है, आपने ये चीज़ें फॉलो किया है। और किसी भी लड़के को देखती हैं तो ये चीज़ें आप फॉलो करती हैं, उसका फेस, उसका कॉम्प्लेक्शन, इतना ही चीज़ें, इससे ज़्यादा नहीं, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जितने भी ह्यूमन क्लासेस के बंदे को देखती हैं आप यही फॉलो करेंगे। अब अगर आप टीवी को जाओ आप, तो टीवी के लिए क्या करेंगे? ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, इसको भी आपने आज देखा है यहाँ पे, तो क्या देखा है कि इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका को डिफरेंट हो गया कि यार इसका विड्थ कितना होगा, इसका लोगो क्या होगा। हमारा लोगो नहीं चेक कर रही थी आप, इसका यहाँ पे साइज़ कितना है, यहाँ पे ये सब चेक करें, कलर क्या है आपका, ठीक है। यानी कि अब जितने भी टीवी दिखेंगे वो सेम प्रॉपर्टी आप यही फॉलो करते हो, क्योंकि आपके अंदर देखो एक तरह से 2 टाइप के माइंड होते हैं। एक माइंड क्या बोलता है आपका कि हमारे सामने किस टाइप का क्लास का ऑब्जेक्ट है, आप तुरंत देखते हैं ह्यूमन क्लास का है तो ये प्रॉपर्टी आपको उठाना है। मतलब आप क्या बोलते हैं, उनका कलर, उनका हाइट, उनका फेस, उनका कॉम्प्लेक्शन, ये चीज़ें अगर उठाती हैं आप किसी भी ह्यूमन के लिए, आप ये आपके बैकएंड में सेट है। एक होता है फ्रंट माइंड, एक होता है आपका बैकएंड। आपके बैकएंड ने ही बोला कि फ्रंट में क्या रखना है। अगर आपका बैकएंड में चीज़ सेट ना होती तो कैसे आप जानते कि ह्यूमन के लिए क्या यूज़ करना है? क्योंकि ये फ्रंट नहीं मिलता है। फ्रंट का वर्क होता है कि स्टोर करना। फ्रंट का मतलब होता है कि आपने बैकएंड के बिहार पे आपने हमको आज ऐड कर लिया, आज आपने हमसे पहली बार मिली है, तो आपने हमारा फेस, हमारा हाइट, हमारी कम्पिटिशन, ये सब चीज़ें आपने ऐड कर लिया। कल को जब आप दोबारा मिलती हो आप, तो आप हमको पहचान जाती हो, क्योंकि दोबारा आप हमको ऐड नहीं करती हो। आप दोबारा आपका होता है आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस। पहली बार जब आप किसी से भी इंटरेक्ट करती हो तो आप ऐड करती हो अपने माइंड के अंदर यूजिंग बैकएंड माइंड की भी यहाँ पे, और वो डेटा कहाँ स्टोर होता है आपका फ्रंट में। लेकिन आप हमारे लिए एक ही बार आप बैकएंड का यूज़ करेंगे, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आपका बैकएंड का यूज़ सिर्फ 1 टाइम होता है। बार बार किसका यूज़ होता है? क्योंकि आप डेटा वहाँ पे स्टोर किए हो। अब देखो, सोचो कि जब कोई मैड होता है तो किसी को कैसे नहीं पहचानता है, या तो किसी को ऐड नहीं कर पाता है। क्यों? रीजन ये होता है आपका कि उसका बैकएंड ही हेल्प नहीं करता है कि वो बैकएंड के बिहार पे वो चीज़ें क्या ऐड करे। सोचो, मान लो कि हम किसी पार्टी में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है, अगर हमने ज़्यादा कर ली है तो हमारा बैकएंड यूज़ करना बंद कर देता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपसे कौन मिला था वहाँ पे, हम नहीं पहचान पाए थे। यानी कि बैकएंड उस समय वर्क नहीं कर रहा था कि हम उसको ऐड कर पाते, फ्रंट में डेटा स्टोर कर पाते हैं। तो हमारे पास 2 माइंड होता है, फ्रंट और बैकएंड। जैसे QTP का ये रिपोर्टर क्या है, एक तरह से माइंड है। यहाँ पे भी फ्रंट होता है और बैकएंड होता है, सेम आपके माइंड की तरह है। आपने जब ऑब्जेक्ट को ऐड किया तो किस टाइप की क्लास है, कितनी प्रॉपर्टी आनी है, ये बैकएंड ने बताया। पूरी ये क्लास की सेटिंग हुई होगी। आपने भी ऐसा सोचो, जिस चीज़ को कभी आप देखी नहीं हो आप अपने लाइफ में, कभी भी कोई आपको बोल दे कि वहाँ पे वो है, जैसे जाके आप उसको देखा हो है या नहीं है, फिर आपको क्या बोलती हो कि कैसा दिखता होगा, कैसे हम पहचानेंगे उसको। तो पहले क्या बोलती हैं आप कि पहले आप हमारे बैकएंड को सेट करो, तभी हम जाके पहचान पाएंगे। नहीं तो वहाँ पर चीज़ें तो बहुत होंगी, हम तो जानेंगे नहीं कि वो चीज़ें ये थी। आप बोलते हो कि ऐसा दिखता होगा तो वो चीज़ें ये होगी। पहले अपने आप बैकएंड को सेट करवाई हो आप, देन आप वहाँ पे गई हो। विदाउट बैकएंड की हेल्प से आप किसी को भी नहीं जान पाओगे। आप जानती हो ना, यहाँ पे अगर डिस्कवरी में ऐसा आया था कि एक बंदे को था कि लगभग जब 5-6 साल का हुआ, जब थोड़ा जानने वाला हुआ, तो लगभग उसको 10 साल तक एक रूम के अंदर रखा गया। जब बाहर निकल गया तो किसी को नहीं जानता है, कोई चीज़ें नहीं पहचान पाता है, सब कुछ चीज़ें उसके लिए नई होती हैं, क्योंकि वो चीज़ें कभी देखा ही नहीं। हमारी बैकएंड सेटिंग कौन करता है? हमारे नेचर ने, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, आस पास पड़ोस के लोग बोलते हैं कि चीज़ें ये है, हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, और कुछ चीज़ें तो हम अपने वैसे नेचर से जान जाते हैं, ठीक है। तो चलो आगे हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये फ्रंट आप समझ रही हैं, रीजन क्यों था कि सेम क्लास के लिए सेम प्रॉपर्टीज आई है। ऐसे सोचो 2 बंदा बैठा है यहाँ पे,
आप उसका भी कलर उठाएंगे और हमारा भी उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके बैकेंड में ये सेट था कलर प्रॉपर्टी उठाना, बट कलर प्रॉपर्टी के बिहाफ उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि हमारा कलर कुछ और है, कुछ उसका कलर कुछ और है। हमारा भी हाइट उठाएंगे और उसका भी हाइट उठाएंगे, क्योंकि आप सेम क्लास के लिए उठा रही हैं आप, बट वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज डिफरेंट होगी। वैसे यहाँ पे भी है, दोनों इमेजेस के लिए क्या है, सेम प्रॉपर्टीज तो है बट डिफरेंट वैल्यू है उनके बिहाफ पे। फिर देखो आगे हम कुछ चीज़ें देखो जो QTP के बारे में जानते हैं आप, थोड़ी बहुत फंक्शनलिटी आप जानती हो वो ठीक है, बट ये होता है ना कि अगर हमारी जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है इसके अगर आप सही से अगर आप कर लोगे आप, तो ये आपका हेल्प एडवांस में करता है। मतलब ये होता है ना कि सब लोग कोडिंग करना जान जाते हैं, बट प्रॉब्लम होता है वहाँ पे आपका कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो आप। जैसे सोचो कल हमको प्रॉब्लम हो रहा था, हमारे पास कई अप्रोच थे, हम आपको बताएंगे आगे कि कितने अप्रोच हमने फॉलो किए 3-4 घंटे में, ठीक है। तो उतने अप्रोच फॉलो करने के बाद भी नहीं हुआ, ये होती है एक्सपीरियंस से। क्या देखो एक्सपीरियंस का मतलब होता है आप भी वही वर्क कर लेंगे, हम भी वही वर्क कर लेंगे, बट जब प्रॉब्लम होती है तो किसी भी एक वर्क को हैंडल करने के लिए हमारे पास 4-5 आइडियाज़ होंगे और आपके पास 1-2 होंगे। तो दैट इज़ द डिफरेंस कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। वर्क वही सब लोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक होता है स्पाई बटन के बारे में जानते हो आप, ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को शो करता है। यहाँ पे हम आपको इनसाइड ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे ये नई फंक्शनलिटी आई है, ये भी ऑब्जेक्ट ऐड करता है। यहाँ पे देखो ऐसे ऐड इनसाइड ऑब्जेक्ट टू लोकल, ये बेस्ट है। जिससे होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। मतलब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी, हमारा है .NET बेस्ड एप्लीकेशन, हमने डिस्कस किया था आपसे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और WPF का है। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होते। जैसे आपका है कि वहाँ पे एक होता है कि टूल बार आता है, टूल बार एक ऑब्जेक्ट आती है क्लास, वो क्या है आपका एक तरह से टेबल की तरह है, ऐसे जैसे ये है पूरा ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके पास जैसे ये नहीं है, ये है इसका वहाँ पे एक विंडो के अंदर ये ऐसे टेबल की तरह आएगी हमारे एप्लीकेशन के अंदर। मान लो कि आपका ये टेबल है, दिख रही है टेबल जैसी दिख रही है, तो यहाँ पे ये क्या है, मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल को आप किसी भी तरीके से आप इसको यूनिकली ऐड नहीं कर पाओगे। जब भी ऐड करोगे तो ये पूरा ऐड होगा, किसी भी तरीके से आप वहाँ पे वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इस पर ऐड करने जाओगे ना तो ये पूरा ऐड होगा, आइडेंटिफाई होगा तो पूरा आइडेंटिफाई होगा। तब हमारे पास प्रॉब्लम ये आई कि कैसे हम इस पर वर्क करें। हम पहले हम इसके बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, हम रिकॉर्डिंग करते हैं हम, ठीक है। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में आप जानती हो कि साइज का डिफरेंस ज़्यादा होता नहीं है। जैसे आपका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ज़्यादा नहीं होता है, मैक्सिमाइज का ऑप्शन ही नहीं होता है। वेब एप्लीकेशन में होता है कि आपके कोऑर्डिनेट चेंज होते रहते हैं। तो हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग किया और यहाँ पे हमने कर्सर रखा रिकॉर्ड पे ऐसे क्लिक किया हमने यहाँ पे, और आप जानते हैं ना जब क्लिक करते थे आप यहाँ पे तो क्लिक पे आपका कोऑर्डिनेट भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो जो भी कोऑर्डिनेट आता था हम उसको यूज कर लेते थे, ऑब्जेक्ट और क्लिक और दिस कोऑर्डिनेट के साथ। तो ये वर्क कर रहा था हमारा, अब भी वर्क कर रहा है, काफ़ी जगह हमने ये लगा रखा है। जब कुछ भी देखो हम लोग बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे हमारे पास कभी यूज़ नहीं आया होगा, आपने भी नहीं देखा होगा। बट जब प्रॉब्लम होती है हमारे पास, अगर ये हमारे पास ऑप्शन है तो क्या हम इसको यूज नहीं करेंगे? QTP ने आपके पास ऑप्शन दे क्यों रखा है? जब आपके पास कभी सब कुछ आप हार जाते हो, आप नहीं हो पा रहा होता है, तो हम ऐसे भी यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट का यूज़ कर रहे थे। फिर हमारे पास आया ये, हमको जब ये मालूम पड़ा कि ये है, हमने एक बार चेक किया कि ये सही वर्क कर सकता है। तो ये था कि आपका यहाँ पे जाओ, ये मैनुअल भी है। मैनुअल मतलब होता है उसका साइज़ को आप घटाओ बढ़ाओ खुद से आप मैनुअली। ये क्या है आपका ऑटोमेटिक है। हम यहाँ पे गए, किसी पे भी आप क्लिक करोगे ऐसे, मान लो हमने यहाँ पे मान लो इसको ही क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे गए आप ऐसे डायरेक्टली क्या किया उसका इमेज, यहाँ पे देखो पूरा इमेज आपको ले लिया है इससे। हम यहाँ पे गए, इसको सेव कर लिया ऐसे, ये पूरे इमेज देखो, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। और ब्राउजर के अंदर डायरेक्ट की बात करेगा, कोई पेज नहीं, पेज का भी प्रॉब्लम नहीं रहती है यहाँ पे। पूरे ब्राउजर के अंदर इस टाइप का इमेज है, अगर 2 इमेज ऐसे रहेंगे तो फिर बोलेगा कि मोर देन 1 ऑब्जेक्ट फाउंड,
यहाँ पे भी जैसे अगर सोचो यहाँ पे जाओ आप, अगर वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं हाँ तो हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे तो ये लेवल डिफरेंट है क्योंकि इमेज आ जाएगा ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे किया ईमेल, ठीक है, यहाँ पे ये ईमेल की बात कर लिया ऐसे, किस पे हमने क्लिक किया था, मैनुअल पे, देखते हैं एक बार फिर से, ऑटोमेटिक भी जाओ आप यहाँ पे, अच्छा ये इतना लिया, इसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं ऐसे, अगर सोचो कुछ ऐसे अगर आपने कर लिया यहाँ पे ऐसे ब्लैंक की जगह पे, फिर आप यहाँ पे एंटर मारो या सेव करो, आप सेव हुआ, आप हाईलाइट करो थोड़ा सा इसको, देखो उतनी एरियाज को यहाँ पे कुछ डिफरेंट पा रहा है, बट कभी कभी क्या देगा जानते हो कि कुछ भी हो यहाँ पे चेंज पा रहा होगा इसका, कि आपने विड्थ ले लिया ज़्यादा या कुछ भी ले लिया है, ठीक है, तो ये क्या बोले जानते हो कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट फाउंड, क्योंकि इस टाइप का इमेज दो मिल रहा है आपको। इनसाइड का मतलब होता है कि ब्राउजर, आपके ब्राउजर के अंदर आपकी उस इमेज की बिहेव पे वर्क करेगा आपका। अब फिर यहाँ पे जैसे आपका, फिर हमारे पास एक जगह टेक्स्ट में चेक करने के लिए हम कर रहे थे कि जब हमको मोर देन वन मिल रहा था तो साइड में लेवल भी आते हैं, तो जब हमने इमेज बनाया तो एक दो लेवल का ऐसा डिफरेंट लेवल ले लिया, तो फिर क्या हुआ, इससे ये डिफरेंट हो जाएगा, तो मतलब आपका इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए, वो भी यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे इसके लिए आपका सेम ये एक ही था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर कहीं और भी देखोगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम मिले इमेजेस की। तो इनसाइड का मतलब था हमारा, तब हम वहाँ पे ऐसे वर्क करने लगे। हम यहाँ पे जाएँ तो इसके भी यहाँ पे भी क्लिक करवा सकते हैं हम। यहाँ पे अगर आप जाओ, देखो इसको, यहाँ पे ऐसे आया और रन फ्रॉम द स्टेप किया आपने, यहाँ पे क्लिक हुआ, ये क्लिक हुआ है ऐसे, ठीक है, तो आपका एक्शन भी हो जाता है आपका इनसाइड। ये बेस्ट है, जब आपको प्रॉब्लम हो तो इसका भी वर्क कर सकती हैं, इवन आप ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज कर सकती हैं आप। चलो अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं। वैसे आपका बेस्ट प्रॉपर्टी वैल्यू ही रहेगा, जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस इमेजेस का यूज़ करना, क्योंकि इमेज आपकी मल्टीपल हो सकते हैं। अभी आपका 10:30 पे हो रहा है, आप लोग 11 तक आते हो ना, बैठ जाओ, अंदर ही बैठ सकते हो। देखो फिर होता है कि हमारे पास ये होती है स्पाई बटन। स्पाई का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखना, सिर्फ शो करेगा आपको। ये था आपका, इसके थ्रू अभी ये नई फंक्शनलिटी थी कि आप ऐड भी कर सकते हो स्पाई के टाइम पे। ये तो 11.0 से ही आ गया था। फिर देखो ये हाईलाइट भी है आपका, और ये क्या है आपका, यहाँ पे देखो कॉपी द एनिमेशन प्रॉपर्टीज टू द क्लिपबोर्ड। ये क्लिपबोर्ड ले हटाओ इसको, यहाँ पे आप आओ, स्पाई करते हो आप। यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे आपने इसी ऑब्जेक्ट को पहले आप ऐड कर चुके हो, तो प्रॉपर्टी कितनी यूज हुई थी, टाइप, नेम, एस्टिमेट, टैग। और लेकिन अब यहाँ पे शो कितनी हो रही है, यहाँ पे कम से कम मैक्सिमम 15 इतनी शो हो रही हैं। आपने यूज किया 3। आप जानते हो कि हमने आज आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। सिर्फ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज का एक कॉम्बिनेशन होता है। हम कहीं से उठा के रखे नहीं गए थे, कार कहीं से उठा के रखे नहीं गई थी, साइलेंसर कहीं से और आया था, एस्केलेटर कहीं से और आया था, स्टीयरिंग कहीं और से आया था। हमारे पास भी ऐसे ही है, हमारे आई कुछ और है, नोज़ कुछ और भी है, हेयर कुछ और है। सभी प्रॉपर्टीज़ को इंटीग्रेट किया गया है और एक ऑब्जेक्ट को डेवलप किया गया है। तो जब भी डेवलपर बनाता है कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या करता होगा, क्या इमेज उठा के लाता है, वो इमेज को डेवलप करता होगा। कहीं से इमेज आती होगी, फिर कहीं से उसका साइज बढ़ाता होगा, कलर देता होगा, फॉन्ट देता होगा, फॉन्ट का कलर देता होगा, स्टाइल देता होगा। ये सब क्या है, आपके एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे आपने जानती होंगी CSS आप सुनी है, आप नाम तो सुना ही होगा। CSS क्या होता है, एक तरह से स्टाइल की पर्पस यूज होता है HTML में, ठीक है। जैसे आपका होता है ना, CSS के यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होते हैं सेलेनियम में, यहाँ पे भी CSS का यूज हो सकता है। CSS के यहाँ पे क्या आते हैं, सिर्फ आपके स्टाइल टाइप की प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स ओनली। यहाँ पे देखो आपकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, बट इतनी सारी क्यों यूज नहीं हुई। ये इतना यूज हो गया होता तो आपको प्रॉब्लम ना होती आइडेंटिफाई करने के लिए कलर को। सोचो कि आप जानती हो कि हमारे पास लगभग हज़ारों से ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी,
आपने कितना यूज़ किया होगा? हमारा फेस, हमारा कलर, हमारी हाइट, हमारी बोलने की स्टाइल, बस इससे ज़्यादा नहीं, हमारी हेयर स्टाइल, बस इतना ही। बाकी और आपने कितना क्यों छोड़ दिया? रीज़न क्या हो गई? कल को प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप मैक्सिमम रख लो, आप ज़्यादा सही रहेगा। आप मान लो हमारे पास 100 प्रॉपर्टी थी, आप 100 को यूज कर सकती थी, ये बेस्ट था आपके लिए कि आपको प्रॉब्लम ना होगी कल, यही होता। तो आपने क्यों नहीं किया ऐसा? रीजन बताओ आप। वही QTPP करेगा आप जो हाँ कल को जरूरत पड़ सकती थी। अब दोबारा तो आप हमको ऐड नहीं करेंगी, ऐडिंग का टाइम तो एक ही बार होता है, तो आप 100 का 100 क्यों नहीं यूज किए? देखो सबसे पहली बात तो ये होता है कि अगर आप 100 यूज करती हैं और या 3 यूज करती हैं, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन? अगर आपने 100 यूज किया तो सोचो आप कि एक तरह से आपका परफॉर्मेंस जो होता है वो स्लो हो जाएगा। आप जब भी हमसे इंटरेक्ट करेंगे तो 100 का 100 आपसे पहले बात मैच करेंगी आप, देन आप आगे जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है आपने 100 रख लिया है तो 100 को यूज़ नहीं करेंगे, आपने रखा है तो यूज करेंगे भी ये, तो ये प्रॉब्लम होगा आपके लिए, यानी कि आपका एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा। फिर आपके पास होता है कि सोचो कि अगर आपने स्लो होना हमारा कोई मतलब नहीं था, सोचो कि अगर 2 प्रॉपर्टीज आपका वर्क कर सकती थी, अगर कल को अगर सपोज दैट आपने 100 यूज किया है, अगर कल को आपका 99 मैच कर रही है, अगर एक भी फेल हुआ तो 99 क्या हो जाएंगे? आपको किसी भी काम की नहीं होगी, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? 100 की 100 अगर आपके साथ मैच करेंगे तभी आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एक भी प्रॉपर्टीज फेल हुई तो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन फेल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए होता है कि आपको जो लगता है कि जो सबसे स्टेबल हो और जो सबसे यूनिक हो वही हमारा क्या होगा, आप चूज करेंगे हमको आइडेंटिफाई करने के लिए। बाकी क्यों फिर आप रखेंगे जो स्टेबल ही नहीं? हमारा सर का कलर क्यों रखेंगे, ठीक है, हमारी बियर्ड क्यों रखेंगे, क्योंकि वो रोज़ बनती रहेगी हर 2 से 3 दिन के बाद। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम हटाएंगे और हमारा एक अगर जो स्टेबल है तो कल को चेंज भी नहीं होगी और प्लस वो यूनिक है, तो फिर क्या हुआ? हमारा इतना सही हमारा वर्क होता रहेगा। तो हम फिर हम और भी प्रॉपर्टीज़ क्यों रखें हम? जैसे अगर आप 100 प्रॉपर्टी रखती हैं तो आपके चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। अगर आप 100 प्रॉपर्टी रखती हैं तो चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। अगर आप 2 से 3 प्रॉपर्टी रखती हैं तो क्या होता है? आपका चेंज होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। चेंज अब भी हो सकती है लेकिन पॉसिबिलिटी कम और ज़्यादा की बात होने लगती है, ठीक है। तो फिर इसलिए होता है कि कम से अगर चेंज होना ही होगा, अब सोचो कि अगर आपका ये 3 की बात होगी तो अब इन्हीं 3 में चेंज आएगा तभी आपका आइडेंटिफिकेशन क्लोज होगा। कल को अगर आप 100 यूज कर रही थी तो 100 को 100 आपको कंसीडर करना पड़ता है कि अगर एक भी चेंज हुआ तो आपका 99 क्या हुआ? आपका कोई काम का नहीं रहा। तो क्यों ना हम 3 यूज करें या 2 यूज करें? इसलिए होता है कि कितने कम से कम प्रॉपर्टीज़ में आपका आइडेंटिफाई हो जाए। तो हमारा होता है कि मैक्स टू मैक्स किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 प्रॉपर्टी है, और मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम 1 और 2, बस इतना ही। तो पहली बात तो हमने मैक्सिमम के बारे में बताया कि क्यों हम मैक्सिमम के लिए इतना यूज़ करते हैं। मिनिमम के लिए हम बताएंगे आगे हम एग्जाम्पल के साथ जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो मैक्सिमम के लिए क्लियर हुआ कि क्यों हम इतना प्रॉपर्टी यूज होते हैं। फिर आगे हम देखें, हम यहाँ पे देखो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में आपको ये भी मिलेगा आपका कि हमारे पास कुछ होते हैं स्टेबल और कुछ होते हैं कॉमन, कुछ होते हैं यहाँ पे यूनिक। तो स्टेबल, यूनिक और कॉमन में क्या डिफरेंस होता है? देखो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कल को चेंज ना हो पाए तो दैट इज स्टेबल, और ऐसी प्रॉपर्टीज जो देखो सेम टाइप की एक कलेक्शन है आपके पास, अगर ऐसी प्रॉपर्टीज जो औरों से मैच ना करे दैट इज ए यूनिक, ठीक है। जैसे सोचो कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी कलर ब्लैक है लेकिन यहाँ तीनों में से हमारी ब्लैक है, तो दैट इज ए यूनिक। बट अगर हम कहीं दूसरे क्लास में बैठे हो तो हमारा ही जैसा कोई और भी बैठा हो तो वहाँ पे उस पेज पे मैटर करता है हमारी कलर प्रॉपर्टीज, तो वहाँ पे हमारी ये क्या हो जाएगी? कॉमन। तो इसलिए ये बोला जाता है कि कोई भी प्रॉपर्टीज हमेशा यूनिक और या कॉमन हमेशा वही नहीं रहती है। जैसे आपने बोला इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमेशा ये प्रॉपर्टीज क्या होगा? यूनिक होगी, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है पेज के ऊपर। जैसे आपका फॉर्म, कोई आपका फॉर्म है तो वहाँ पर ढेर सारे टेक्स्ट बॉक्स होंगे, तो बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो आपकी मैच कर रही होगी एक दूसरे से, तो वो क्या होगा? आपका कॉमन। अगर उस पेज पे आपकी किसी भी एक ऑब्जेक्ट की कोई भी एक प्रॉपर्टी किसी और से मैच कर गया तो वो कॉमन हो जाएगा,
ठीक है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपका पेज हमेशा कोई कॉमन या यूनिक नहीं रहता है, पेज के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेबल क्लियर हुआ, और सॉरी यूनिक और कॉमन और स्टेबल भी क्लियर हो गया। देखो स्टेबल का मतलब है कि जो कभी चेंज ना होती है, बट वो कॉमन भी हो सकता है या यूनिक। जैसे हमारी हाइट है वो हमेशा स्टेबल है, हमारी हाइट से यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो क्या है आपका ये प्लस स्टेबल है प्लस वो यूनिक है, ऐसे होगा। बट स्टेबल कॉमन भी हो सकती है। जैसे सोचो हमारे कलर से दो लोग मैच कर रहे हैं, ये कलर हमारा स्टेबल है बट दो लोग मैच कर रहे हैं, तो ये स्टेबल प्लस कॉमन है ये, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज के ऊपर अभी तो आप सिर्फ एक लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन जब आप आगे वर्क करने लगेंगे, आप सिनेरियोज में जाएंगे, तो आप ये चीज़ें सोचेंगे और इसलिए अपने आप क्लियर हो जाएंगी। क्या स्टेबल होती है, क्या यूनिक होती है, क्या कॉमन होती है, कैसे आपको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑटोमेशन में याद करने की नहीं है कि आपको घर पे जाओ और आपके पास पेनिंग हो कि चलो हम यहाँ पे इसको ये तैयार करना है वो तैयार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ओनली 1 आवर्स देना है, जब आपके पास आगे स्क्रिप्टिंग होने लगेगी तो, ठीक है। और कोड भी सही रहेंगे। हमने बोला कि कितना आप सोचोगे उतना सारे हम करेंगे। कोई आ रहा है अभी, आ गए हैं कि आ रहे हैं? सही है। देखो यहाँ पे आप देखते हो कि HTML आईडी क्या है आपका, यहाँ पे ईमेल है एक प्रॉपर्टी। देखो कुछ प्रॉपर्टी आप पहले देखो, ये क्या है आपका एब्सोल्यूट एक्स एब्सोल्यूट वाई, ये आपका एक तरह से कोऑर्डिनेट होता है आपका, ठीक है। क्लास है आपका, यहाँ पे फॉर्म एरर है आपका, यहाँ पे क्या है डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिसेबल है आपका, हाइट है, ये सब चीज़ें हैं। जैसे आपका यहाँ पे HTML टैग है आपका, काइंड है क्या आपका, सिंगल लाइन है। फिर आपका यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ है आपका, यहाँ पे नेम है आपका, यहाँ पे ये क्या है आपका आउटर HTML है, जो भी सोर्स पेज में यूज हुआ था आपका। यहाँ पे आपका क्या प्लेस होल्डर है आपका, ये सब चीज़ें आपको देख लिया। एक तरह से आप फिर से आप स्पाई करो आप यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे फिर से आती है आप यहाँ पे देखो, ये और ये दोनों क्या है डिफरेंट है, बट ये स्टेबल नहीं है कोऑर्डिनेट, तो इनको हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। बट कभी कभी हमको प्रॉब्लम अगर हमको यूज करने के लिए अगर बोला जाए कि मतलब अगर और भी एट्रीब्यूट्स आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो यूज़ करने में आपको बुराई नहीं है, बट ये प्रायोरिटी नहीं रहेगी हमारी। प्रायोरिटी हमारी इधर रहेंगे, जैसे HTML टैग होगा, नेम होगा, टाइप होगा, इससे ही हमारा वर्क हो जाएगा। फिर हमारे देखो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होते हैं, कभी कभी हमको डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक करना होता है, आप जानती हो इसमें। जैसे हमने यूज़र किया, पासवर्ड किया, लॉगिन किया, अपने होम पेज आया, लॉग आउट हुए, तो उस यूज़र के अंदर क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही पड़ा हुआ है जो हमने अभी लॉगिन किया था। ये हमारा एक टेस्ट केस हो सकता है। यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, ये हाइट क्या है हमारा कॉमन है, उसका भी 44 था, इसका भी। डिसेबल्ड मतलब जीरो का मतलब क्या है, हाँ, तो डिसेबल्ड जीरो का मतलब क्या है, जीरो बुलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स होती है। तो डिसेबल अगर आपका फॉल्स है तो मतलब आपका ये इनेबल्ड है। ये क्या है हमारा यहाँ पे, ये यूनिक है, उसका क्या था यूज़र कुछ था आपका, ईमेल था शायद। HTML टैग क्या है यहाँ पे, ये स्टेबल है बट ये आपका कॉमन है, ये भी स्टेबल है बट आपका ये भी आपका इस टाइम पे यहाँ पे यूनिक है इसमें। काइंड सिंगल लाइन ये आपका कॉमन था, ये आपका कॉमन था। नेम क्या था आपका यूनिक था। ऐसे हम लोग चेक करेंगे। मतलब हम देखो, अब आप बोलेंगे ना जैसे आपके मैक्सिमम आपके टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, तो कहाँ हम जाके सर्च करेंगे कि आपका स्टेबल और यूनिक। हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, हम वो खुद ही QTP अपना आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन कभी कभी अगर हमको वर्क करना होगा तो हमको इतना आइडिया होता है कि कहाँ हमको चेक करना है। एक टाइम के बाद नहीं वर्क हो रहा होगा तो कुछ और जगह जाके चेक करेंगे हम, कब हमारा कॉमन होगा, कब हमारा यूनिक होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन ही मेन होता है आपका। चलो अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट की ये सेटिंग अगर हम दिखाने जाएं, अगर आप यहाँ पे टूल्स में जाओ, अगर आप यहाँ पे एक होता है आपका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आपने क्लिक किया इसको, यहाँ पे देखो आपका कि जितने भी एनवायरनमेंट होते हैं ये आपका यहाँ पे है। हमको किस पे वर्क करना है, यहाँ पे वेब पे, तो यही आपका होता है बैकएंड माइंड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट ऑब्जेक्ट क्लासेस। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है क्लासेस के बारे में।
यहाँ पे सारे क्लासेस के नेम दिए गए हैं। देखो ऐसे कोई भी वेब एडिट यूज़र नेम नहीं बोल रहा है, यूज़र नेम भी होता है, पासवर्ड होता है, सभी क्लासेस क्या होंगी वेब एडिट। फिर यहाँ पे फ्रेम है, इमेज है, आपका लिंक है, सारे सारे क्लासेस हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, जैसे आपका ये एड बॉक्स था ना, तो टाइप नेम इंस्ट्रूमेंट टैग ही आना है क्योंकि यहाँ पे ये लिस्टेड था, मैंडेटरी में आपका ये लिस्टेड था। अब हम आपको यहाँ पे कवर करेंगे व्हाट इज़ द मैंडेटरी, व्हाट इज़ द असिस्टिव, व्हाट इज़ द आपका ऑर्डर आइडेंटिफायर और व्हाट इज़ द इनेबल स्मार्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। और एक काम करना, मैं आपको कुछ वीडियोस दे दूंगा, जैसे ऑब्जेक्ट रिपोर्टरी का, ठीक है, और कल ले लेना आप, तो वीक में आप वीकडेज में आप देख लेना। अगर आपको जैसे कि मैं क्लासेस लूँगा, पूरी वैसे ही क्लासेस लूँगा, तो आपको एक तरह से कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि जो थियोरेटिकल क्लासेस होती हैं वो आपके माइंड के ऊपर से चली जाती हैं, बट आपके पास सारी वीडियोज़ रहेंगी, वो देखते रहना। जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं उसको आप एक बार देख लेना, ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखो यहाँ पे एड बॉक्स आपने अभी जज किया था कि कौन कौन सी यूनिक है और कौन कौन से कॉमन है। कौन कौन सा कॉमन है? एस्टिमेट टैग कॉमन था, नेम क्या था? यूनिक था, टाइप आपका क्या था? यूनिक था। एक का टाइप पासवर्ड, एक का था टेक्स्ट। टाइप पासवर्ड आपका एक तरह से टाइप होती है कि जो जिस टाइप का एलिमेंट वो एक्सेप्ट करे। जैसे होता है ना, उसका नेचर क्या था एप्लीकेशन में कि वहाँ पे कुछ भी लिखते हो तो स्टार आपका वहाँ पे दिखने लगता है, ये आपका टाइप था वहाँ पे। अगर आप यूजर नेम में टाइप करते हैं तो आपका यूजर नेम दिखता है आपको, ये आपका टेक्स्ट टाइप था आपका। पासवर्ड टाइप एक टाइप होती है। आपने ओके पे क्लिक किया, जो आपकी स्टाइल होती है जिसको हम बोलते हैं। एस्टिमेट टैग कॉमन हुआ। सोचो असिस्टिव में अगर हम जाएं, हम यहाँ पे क्लास है आपका क्या था? कॉमन था। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी? डिसेबल क्या था? कॉमन था। हाइड भी कॉमन थी, काइंड भी कॉमन था, सही है। फिर हमने यहाँ पे रीड ओनली, ये भी कॉमन था। रीड ओनली और डिसेबल में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे दो चीज़ दी गई है। चलो आगे देखते हैं। हम यहाँ पे विजिबल ट्रू था, ये भी कॉमन था। फिर हमने यहाँ पे एक यूनिक ऐड कर लिया, टाइप को ऐड कर लिया। देखो यहाँ पे अब टाइप आपका यहाँ पे है और हमने इसको सबसे लास्ट में कर लिया। यहाँ पे कुल कितनी प्रॉपर्टी है? यहाँ पे एक। आपने ओके पे क्लिक किया यहाँ पे ऐसे। देखो यहाँ पे देखो बैकएंड में जो भी आप सेटिंग करती हो आप, तो ऑलरेडी एडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हमको अगर इम्पैक्ट देखना है तो पहले आप डिलीट करो ऐसे यहाँ पे, फिर से अगेन ऐड करो आप। तो हमने आपको यही बोला है कि आपका मैंडेटरी और सब्स्टिट्यूट की बिहाफ पे, आपका बैकएंड सेटिंग की बिहाफ पे ही किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होती है यहाँ पे डेवलप होती है। इसको क्या बोलते हो? यहाँ पे देखो एस्टिमेट टैग आया और क्लास आया, क्लास आपकी कॉमन हो गई थी। एक काम करो, अच्छा हम यहाँ पे फिर से टूल्स में जाए। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है आपका, यहाँ पे वेब है आपका, यहाँ पे एड बॉक्स है आपका, यहाँ पे क्लास को हमने यहाँ पे सबसे, या तो हम हटा ही दें इसको। देखो ओके पे क्लिक किया आपने यहाँ पे, फिर से अगेन आप डिलीट करो आप यहाँ पे। ओके पे क्लिक किया, आपको ये देखना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे गए, क्लिक किया आपने, यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं? 7 आ रही हैं। पहले आपका 3 आ रहा था, फिर 2 आ रहे थे ऐसे, लेकिन अब यहाँ पे 7 आ रहा है। फिर से आप जाओ यहाँ पे, आप यहाँ पे अगेन जाओ आप, यस टूल्स में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, फिर से हमने यहाँ पे गए, वेब है आपका, यहाँ पे ये एड बॉक्स है आपका, यहाँ पे हमने जो आपका ये टाइप है इसको हमने थोड़ा सा ऊपर किया, ठीक है। फिर ओके पे क्लिक किया, आपने फिर से ऐड किया इसी ऑब्जेक्ट को। हमने कुछ डिलीट नहीं किया, हमने टाइप को थोड़ा सा ऊपर दे दिया। अब कितना आ रहा है? 3 2 5 आ रहा है, पहले 7 आ रहे थे। फिर से आप देखना यहाँ पे, सिर्फ आप जज करना कि क्या हुआ। फिर से टूल्स में अगेन जाओ आप यहाँ पे,
ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन आपका यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आप जाओ वेब, फिर से आपका है एड बॉक्स। अगेन आपने यहाँ पे क्या किया इसको कि फिर से आपका ये एरो बटन है, यहाँ पे आप ऐसे आया, यहाँ पे आप कितने आने चाहिए यहाँ पे 3, क्योंकि फर्स्ट वो सेकेंड नंबर पे था सस्टिव में, तो 3 आया आपके यहाँ पे। फिर से अगर हम यहाँ पे जाएं वाक क्यों, अगर हम बोले यहाँ पे हम, तो आपने यहाँ पे क्या जज किया इसको लेकर, यहाँ पे आप आए, आप यहाँ पे आप आती हैं, ओके पे क्लिक किया, फिर से अगेन आपने किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को ऐड किया है, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स हो, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या आई, फिर अब टाइप और एचटीएमएल टैग। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है फिर? हाँ देखो, बात होती है कि पहले इसका जो वर्क होता है, पहले आप इसके वर्क को आप समझो। जब भी क्यूडीपी किसी भी अपडेट को ऐड करता है तो पहले करता क्या होगा आपका कि मैट्रिक के बिहाफ पे पहले मैट्रिक चेक करेगा कि मैट्रिक के बिहाफ पे जो भी प्रॉपर्टी वहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ पे देखो कोई एरो बटन नहीं है, नीचे यहाँ पे एरो बटन था, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबरिंग है। यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी ऐड कर लो बट यहाँ पे नंबर नहीं दिखेगा आपको। रीजन क्या होता है कि मैट्रिक आपकी फुली यूज होती है। अगर 4 है तो चारों एक साथ जाएंगे। मान लिया कि आपका 1 था, जब 1 गया वहाँ पे तो सोर्स पेज के अंदर जाके सर्च मारता है। देखो सबसे पहली चीज़ ये आप देखना है यहाँ पे कि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है क्लास नेम, यहाँ पे शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप जब भी किसी भी अपडेट को स्पाई करती हैं, ध्यान से देखना है आप यहाँ पे, जिस क्लास के बारे में अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, व्हाट इज द क्लास नेम। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी क्लास नेम होती है कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। ये वेबसाइट से बिलोंग करता है, ये आपका यहाँ पे एलिमेंट से करता है, ये बटन से करता है आपका। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्लास नेम होती ही होती है। और नीचे देखो ABX से स्टार्ट हो रही है सारी प्रॉपर्टी। अब अगर हम यहाँ पे जाएं, देखें हम टूल्स में जाओ, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है आपका, यहाँ पे वेब में आप जाओ, यहाँ पे आप, तो किसी के लिए भी आपका क्लास नेम यहाँ पे नहीं दिखता है, जबकि सबसे पहली प्रॉपर्टी वही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे X और Y तो क्लास नेम नहीं शो होगा। एक काम करना, मैट्रिक्स सिस्टम के लिए हम चलो इसे देखते हैं, ये थोड़ा हम समझा दें आपको मैट्रिक्स सिस्टम बस। ठीक है, तो क्लास नेम क्या होती है, इंटरनली आपकी यूज होती रहती है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, आपको वहाँ पे लिस्टेड करना ही नहीं है। ठीक है, मतलब आपका जब भी फायर हुआ तो क्लास नेम विद द ये फायर हुआ, और सोर्स पेज के अंदर सर्च किया तो क्या हुआ, उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मिले, जो कि एचटीएमएल टैग और क्लास नेम की भी यहाँ पे क्या मिलेंगे, 2। जैसे अभी हम बोले कि क्लास नेम और प्लस कलर के भी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2-3 लोग मिल जाओगे आप। ठीक है, क्योंकि वो कॉमन प्रॉपर्टीज की भी यहाँ पे आप सर्च मारे थे तो 3 लोग यहाँ पे मिले थे, और क्लास नेम प्लस हमारी हाइट या कलर लेते तो क्या मिलता, हम 1 मिलते। तो जैसी प्रॉपर्टी आपने पेज पर सर्च किया वैसी कलेक्शन आपको मिल गई। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी था। अब सोचो कि जब ये एचटीएमएल टैग और प्लस क्लास नेम गया, पहली बार यही जाएगा, मैट्रिक आती है। तो जब सोर्स पेज के अंदर जो भी ओपन पेज होगा आपका, उसके सोर्स पेज के अंदर ये सर्च मारेगा, तो मिला कितना है आपको, मोर देन 1 ऑब्जेक्ट फाउंड। तो फिर बोलता क्या है कि ये प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है इतनी, तो मैट्रिक को ये क्या करेगा, कंटेंट करेगा आपका यहाँ पे, और फिर जाएगा असिस्टिव, बोलता है कि हमारे पास कोई असिस्टिव प्रॉपर्टी है जो हमें असिस्ट करे किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिकली ऐड करने के लिए। असिस्टिव का मतलब क्या होता है, असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। जब मैट्रिक के बिहाफ पे, मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिकली ऐड ना कर पाए तो फिर असिस्टिव में जब गया तो आपने क्या देखा था कि ये टाइप सबसे पहले नीचे था। तो इसने क्या किया जानते हो कि पहले मैट्रिक लिया और पहली प्रॉपर्टी ली डिसेबल्ड, तो फिर से मारा एक क्लास वेरीफाई किया, तो क्या मिला इसको, फिर से मोर देन 1 ऑब्जेक्ट फाउंड देयर। तो फिर से इसने क्या किया, दूसरी उठाया, क्योंकि यहाँ पे नंबर था, यहाँ पे नंबर नहीं था, यहाँ पे फुली एक साथ जाते हैं। फिर ये प्लस आपका 2, फिर ये प्लस ये 3, फिर ये प्लस ये 4। फाइनली जब इसको नहीं मिला तो सबसे लास्ट में टाइप था, तो इसने जितना यूज किया था उसको अपने अंदर लिया, और प्लस जो यूनिक प्रॉपर्टी थी, भले ही आपके 5 कॉमन हो, अगर ये एक यूनिक प्रॉपर्टी आ जाए तो 6 मिलकर क्या हो जाएंगी, ये यूनिक डिस्क्रिप्शन बन जाएंगी। ठीक है,
चलो इस पर हम कल क्लास लेते हैं, थोड़ा बहुत इस पर लेंगे हम, फिर इस पर हम वर्क करेंगे आगे। और ये होगा आपका आइडेंटिफिकेशन होगा आपका, ये सब चीज़ें होंगी। कल हम आपको आज टाइम बता देंगे क्योंकि मॉर्निंग में चलो 6, चलो ठीक है, चलो हम देखते हैं कल। मॉर्निंग नहीं रखा है। हाँ, तब 8:30 तक भी आ जाओ, ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे टाइम आपको ज़्यादा मिल जाएगा।